अध्याय 601। इस किताब की सामग्री सही रास्ते पर आने वाली थी। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था और निश्चित रूप से हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था। हालांकि उसके बाद जो कुछ हुआ वह सभी सामग्री ऐसी नहीं थी जिसका सभी को इंतज़ार था और जिसे पसंद किया गया था। शायद उनमें से कुछ लोगों के विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देंगे और वे इसे सीधे नहीं देख पाएंगे। हालांकि यह इस पुस्तक का स्वरूप था। ये किताब किसी भी तरह से अच्छी किताब नहीं थी, चाहे वह व्यवसाय के संदर्भ में हो या सकारात्मक ऊर्जा के मामले में। ओल्ड ब्लू ब्लैक एनर्जी के बैनर का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना चाहता था। इस बारे में बात करते हुए इस पुस्तक को लिखने के मूल इरादे का उल्लेख करने के लिए दो बिंदु हैं। सबसे पहले एक अधिक संतोषजनक पूर्ण विराम लगाने के लिए अपने स्वयं के युगांत विज्ञान मार्ग को देना है। दूसरे कुछ विचार भी हैं। मैं उत्तर ढूंढते हुए ये किताब लिखना चाहता हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये पुस्तक किसी भी कारण से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होगी। अगर किताब में कुछ नकारात्मक विचार और विषम परिस्थितियां हैं तो आप कायम नहीं रह सकते, तो हम अगले साल अगली किताब में मिलेंगे। सज्जन लोग अलविदा कहें और एक दूसरे के बारे में बुरा न बोलें। अंत में मुझे आशा है कि सभी प्रशंसक हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 602। आयशा चुप रही। डुडियन मुस्कुराए और आयशा का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। हालांकि ठंड थी, फिर भी उसे एक परिचित गर्माहट महसूस हुई। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने सड़क पर बने पोखरों को पार किया। भारी बारिश में वे एक दूसरे के साथ साथ चले। डुडियन बारिश में खुद से बात कर रहा था। सड़क के दोनों ओर की जर्जर इमारतें खामोश भुथा घरों जैसी थीं। ढहे हुए छेद गहरी आंखों के सॉकेट की तरह थे, जैसे कि वे पास से गुजर रहे दो लोगों को देख रहे थे। दीवारें भारी बारिश से बह गई थीं। बारिश आए और तेजी से चली गई। पलक झपकते ही बारिश रुक गई। सड़क पर कीचड़ भरे गड्ढों में बारिश की केवल एक या दो बूंदें गिरीं। इसने पोखरों में प्रतिबिंबित भूरे आकाश को तरंगित और विकृत कर दिया। डुडियन ने देखा कि बारिश रुक गई है और उसने छाता हटा दिया। उसे अचानक अपने कंधे पर कुछ ठंड महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका बायां कंधा बारिश से भीग गया था। उसने पुआल की छतरी हटा दी और कपड़े अपने कंधे पर रख लिए। उसने बारिश को रोक दिया और आयशा के साथ चलना जारी रखा। जब वह सड़क के चौराहे पर पहुंचा तो वह रुका और दक्षिण पूर्व की ओर देखने लगा। वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसने आयशा की ओर रुख किया। तुम्हारा हथियार लाशों के ज्वार में नहीं मिला था। इसे ड्रैगन कबीले द्वारा बरामद किया जाना चाहिए था। चिंता मत करो, जब हम विशाल दीवार पर लौटेंगे तो हमने जो कुछ भी खोया है वह हमारे हाथों में वापस आ जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। आयशा की शुद्ध काली आंखें उसकी ओर ऐसे देख रही थीं जैसे वह कह रही हो, मुझे तुम पर विश्वास है। डुडियन ने ऐसा सोचा। वह मुस्कुराया और उसे दूसरी दिशा में ले गया। डॉट 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 डॉट। ऊंची दीवार के ऊपर एक छोटा सा काला बिंदु रेंग रहा है, जैसे कोई छोटा मच्छर दीवार पर पड़ा हो। सरसराहट के साथ केज तेजी से नीचे फिसला। उसके हाथ रस्सी पर थे, लेकिन उसने राहत की सांस ली। हर बार जब वह विशाल दीवार पर चढ़ता था तो उसे विशेष रूप से घबराहट और डर महसूस होता था, क्योंकि यह ऊंचाई पहले ही उसकी सहन सीमा को पार कर चुकी थी। एक बार गिरने पर हड्डी टूट जाएगी। इसलिए हर बार जब वह कूदता था तो वह रस्सी की सावधानीपूर्वक जांच करता था और साथ ही तूफान का सामना करने से बचने के लिए हवा की दिशा का भी निरीक्षण करता था। टकराना। जब वह जमीन से 7 या 8 मीटर ऊपर था तो उसकी हथेली ढीली हो गई और वह रस्सी से नीचे कूद गया। जब उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े तो उसके पैरों के तलवों से एक कंपन हुआ। हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन जमीन पर कदम रखने का एहसास बेहद स्थिर था। उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी और तुरंत बड़े बड़े कदमों से चलने के लिए घूमा। थोड़ी ही देर में वह एक जीर्ण शीर्ण खंडहर के पास पहुंचा जो गहरी घास से ढका हुआ था। वह खंडहर के चारों ओर चला गया और गहरी हरी घास के एक समूह को एक तरफ धकेल दिया, जिससे एक छेद दिखाई दिया जो मलबे में जाता था। वह अंदर चला गया और खंडहर इमारत के तहखाने में आ गया। वहां एक धूल भरी कार खड़ी थी। वह लेट गया और बड़े धातु के टुकड़े के नीचे चढ़ गया। दरअसल यहाँ एक सीढ़ी थी। उसका शव सीढ़ी के सहारे अंदर चला गया। उसने माचिस की तीली निकाली और दीवार पर तेल का दीपक जला दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और घुमावदार सीढ़ी से नीचे चला गया। जल्द ही वह मार्ग के अंत पर आ गया। वहां एकदम काला लोहे का दरवाजा था। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक अत्यंत विशाल तहखाना था। यह एक तहखाने की बजाय एक भूमिगत गुफा जैसा था। चारों ओर मिट्टी और चट्टान की दीवारें थीं, जिन पर तेल के दिए जड़े हुए थे। इसके अलावा विशाल गुफा वस्तुओं से भरी हुई थी, लेकिन वे शिकार के उपकरण नहीं थे। इसके बजाय वे कुछ धातु सामग्री और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल थे। सगे ने परिचित गुफा पर नजर डाली और कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उसने अपनी पीठ पर लटका हुआ बड़ा बैग उतारकर एक तरफ रख दिया। उसके लिए यहाँ कुछ समय तक रहना जारी रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था। वह एक साधारण बिस्तर पर जाकर लेट गया। वह बिस्तर के सामने झुक गया और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया।
उसने खंजर और लकड़ी निकाल ली। वह हमेशा की तरह कठपुतलियां तराशते तराशते उब गया था। जब उसने डूडियन के कमरे में मूर्तियां देखीं तो उसने इसी मनोरंजन के बारे में सोचा था। 2 बार प्रयास करने के बाद उसने जल्दी ही सीख लिया। वह वस्तुओं को सजीव तरीके से तराशने में सक्षम थे। हालांकि उनकी कठपुतलियां दूसरों से अलग थीं। उन्होंने केवल नग्न महिलाओं की मूर्तियां बनाईं, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा शौक था। तेज खंजर लकड़ी पर सरक गया। वह मूर्तिकला से बहुत संतुष्ट थे। वह इसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी वास्तविक सुंदरता के स्तनों को चूम रहा हो। उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसने अपना मुंह खोला और एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। आप मेरी 108वीं महिला हैं। अब से मैं आपको 108 पर कॉल करूंगा, समझे? बेशक कठपुतली बोलना नहीं जानती थी, लेकिन सगे हमेशा महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसके हाथ में मौजूद खंजर तेजी से कठपुतली के होठों के बीच में फिसल गया। जल्द ही कठपुतली के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। वह शर्मीली लग रही थी, लेकिन खुश भी लग रही थी। सगे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अपनी हंसी के बीच में ही वह अचानक चौंक गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपना शरीर सीधा किया और धातु बोर्ड पर पलट गया। वह गुफा में एक दीवार के पास आया और सुनने के लिए झुक गया। जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह हतप्रभ रह गया। पदचिह्न। और ये 2 लोग हैं। ये कौन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वापस आ गया है? असंभव, वह हमेशा अकेला रहा है और यह ग्लेन और अन्य नहीं हो सकते। अपने सहयोगियों की संभावना खत्म करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्याह होती गई। वह घूमा और तेजी से मेटल बोर्ड के पास आ गया। उसने कठपुतली और खंजर नीचे रख दिए, हथियार और लड़ाई का थैला अपने पास रख लिया और चुपचाप गुफा से बाहर निकल गया। वह बाहर गहरी घास के पास आया और घास पर आधा बैठ गया। उसने ठंडी निगाहों से कदमों के स्रोत की ओर देखा और धीरे धीरे 2 आकृतियां दूर से धीरे धीरे चली आईं। उसकी कमर पर घास लगी होने के कारण वह केवल उस व्यक्ति का ऊपरी शरीर ही देख सका। जब उसने 2 काले बिंदु देखे तो उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। उसने अपना हथियार कस लिया और चुपचाप सबसे अच्छे गुप्त हमले की सीमा का अनुमान लगाया। जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे निकट आता गया, उसने धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी का चेहरा देखा। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा तो वह अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। जल्द ही उसने फिर से अपनी आंखें मलीं। इस बार उसने अधिक स्पष्टता से देखा। यंग मास्टर। सगे खड़ा होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने डूडियन की ओर देखा जो उसके सामने चल रहा था और अपना हाथ लहराया। डूडियन ने सगे को देखा जिसने अपना सिर मुंडवा लिया था। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चलता रहा। सगे ने देखा कि डूडियन धीरे धीरे चल रहा था और उसने तुरंत दौड़ने की पहल की। जब उसने डूडियन की शक्ल करीब से देखी तो वह चौंक गया। उसने उसे 2 या 3 महीने से नहीं देखा था। उसके दिल में वह अभी भी एक किशोर था। इस समय उसके बालों में सफ़ेद बालों की कई लड़ियां थीं। उसके बाकी काले बाल ऐसे फीके पड़ गए थे मानो उन पर सफ़ेद पाला लग गया हो। सगे को अविश्वसनीय लगा। मास्टर, आप? डूडियन ने कहा। क्या? सगे ने डूडियन की शांत आंखें देखीं। उसके दिल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे काट लिया गया हो। उसे लगा कि उसका हृदय संकुचित हो गया है। ये बेहद अजीब एहसास था। उसे लगा कि डूडियन थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पिछली याददाश्त में किशोर से बहुत अलग था। लेकिन एक चीज़ थी जो नहीं बदली थी। उसकी आंखों से उसके विचारों और सोच का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नहीं, कुछ नहीं। सगे ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर बेहद बुरी नज़र थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपने छिद्रों को सिकोड़ लिया। उसने ठंडी हवा के स्रोत की ओर देखा और डूडियन के पीछे एक पतली आकृति देखी। हालांकि जब उसने आकृति को देखा तो वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी स्वाभाविक शत्रु से मिल गया हो। उसके पूरे शरीर में एक अनियंत्रित कंपकंपी फैल गई। डूडियन ने देखा कि सगे डरा हुआ था। उसने आयशा की ओर देखा और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। ऐसा लग रहा था कि वह सह रही है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन नाराज हो गया। ऐसा लगा कि प्रशिक्षण को मजबूत करने की जरूरत है। यह मेरा दोस्त है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डूडियन ने कहा, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। उसके करीब न जाना ही बेहतर है। उसे लाल वस्तुएं न देखने दें। सगे खूबसूरत लड़की को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी शक्ल ने सुंदरता की उसकी पिछली परिभाषा को पलट दिया था। हालांकि उसने इतना आदर्श चेहरा कभी नहीं देखा था। वह निंदा के बारे में सोच भी नहीं सकता था। युवा मास्टर, आपका मित्र मेरा मित्र है। सगे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। डूडियन ने अपना हाथ नीचे दबाया। क्या आप भूल गए हैं कि मैंने अभी क्या कहा था? सगे चौंका। मैं नहीं भूला। मुझे डर था कि यह असभ्य होगा।
डूडियन ने कहा, क्या आपने सामग्री तैयार कर ली है? सगे ने तुरंत कहा, मैंने उन्हें तैयार कर लिया है, मैं तुम्हें इसे दिखाने ले जाऊंगा। डूडियन ने सिर हिलाया। सगे तेजी से घूमा और वापस खंडहरों की ओर भाग गया। मास्टर, मैंने जंगल का गढ़ बना लिया है जिसे आपने मुझसे बनाने के लिए कहा था। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसे बदल सकता हूँ। डूडियन आयशा को ले गया और उसके पीछे चला गया। खंडहरों में प्रवेश करने के बाद डूडियन ने तुरंत भूमिगत गुफागढ़ देखा जिसे सगे ने बनाया था। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सगे ऊपर से कठोर दिखता था लेकिन अंदर से वह सावधानीपूर्वक था। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके लिए काम कर सके। डूडियन ने गुफा की ओर देखा। बहुत अच्छा। डूडियन की प्रशंसा पाने के बाद सगे मुस्कुराए। यह उन तरीकों पर आधारित है जो मैंने तब देखे थे जब मैं अन्य कंसोटिया का शिकारी था। मैंने बस उनकी नकल की है। डूडियन ने उत्तर दिया, यह नकल करने का एक कौशल है। सगे ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। डूडियन सामग्रियों के सामने आए। उसने उन पर नजर डाली और जान लिया कि सामग्री की मात्रा सही थी। उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। सगे ने कहा, आपने इन दिनों कड़ी मेहनत की है। अपने निवास पर वापस जाएं और आराम करें। ग्लेन और निकोलस को बताएं कि मैं वापस जा रहा हूं। उन्हें जनशक्ति और धन तैयार करने के लिए कहें। सगे आश्चर्यचकित था। मास्टर, आप क्या करने जा रहे हैं? युद्ध, डूडियन ने शांति से कहा। ... बारिश जारी रही। पलक झपकते ही बरसात का मौसम शुरू हुए 2 महीने हो गए। डूडियन एक टूटे हुए पत्थर के नीचे बैठ गया। पत्थर एक छतरी की तरह था जिसने बारिश को रोक दिया था। उसने आकाश की ओर देखा जो वर्षा से ढका हुआ था। वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसने आयशा की ओर देखा जो एक पत्थर पर बैठी थी। जब हम पहली बार मिले थे तो ऐसा ही मौसम था। क्या तुम्हें याद है? आयशा चुप थी। डूडियन ने अपना सिर झुकाया और विशाल दीवार के बाईं ओर देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर मैं उस दिन अपने जन्मदिन के रूप में जागता तो मैं अब 18 साल का होता। आयशा चुप रही। डीन ने आगे कहा, पलक झपकते ही, मैं इस दुनिया में 10 साल से हूँ। 10 साल। मेरी पिछली याददाश्त केवल 8 साल थी। इन 8 सालों में मैं केवल 5 साल ही याद रख सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इस दुनिया का हूँ या उस दुनिया का? वहाँ सन्नाटा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। डूडियन ने दूर तक देखा। एक पल के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें हटा लीं। आसमान साफ है। बारिश रुक गई। सूरज की रोशनी घने बादलों को भेद कर जमीन पर चमक रही थी। सड़न की गंध से भरी हवा में एक ताज़ा गंध थी। डूडियन धीरे से उठा और धीरे से अपनी उंगलियों को रगड़ा जिससे एक छोटी सी आवाज निकली। आयशा तुरंत उठी और उसके पीछे चल दी। दोनों खंडहर के नीचे गुफा में लौट आए। डूडियन ने कुछ अजीब हिस्सों को खंडहरों के बाहर की ओर स्थानांतरित कर दिया। उसने उन्हें खाली जमीन पर ढेर लगा दिया और एक एक करके इकट्ठा किया। गलाने और गलने के 2 महीने के बाद उनका नया आविष्कार मूल रूप से पूरा हो गया। इस बार नए आविष्कार का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को मारना नहीं बल्कि खुद की रक्षा करना था। वर्तमान परिस्थितियों में एकमात्र नई दिव्य कला जिसके बारे में वह सोच सकता था और उत्पादन कर सकता था वह थंडर वेपन थी। गड़गड़ाहट और बिजली से भरा एक किला और उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा से भरा कवच का एक सेट। यह उनकी नई दिव्य कला थी। भले ही वह किसी पायनियर से 10 या 100 गुना अधिक ताकतवर हो, उसका मानना था कि वह विद्युत धारा की गति से तेज नहीं होगा। जो कोई भी उस पर हमला करेगा वह उसके द्वारा मारा जाएगा। जहां तक अन्य तकनीकी वस्तुओं की बात है तो उच्च मारक क्षमता वाली वस्तुएं गर्म हथियारों से ज़्यादा कुछ नहीं थीं। हालांकि चाहे वह मिसाइलें हों या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार, उन्हें पहले बनाना बहुत कठिन था। दूसरे, भले ही वे बनाए गए हों, अग्रदूतों पर प्रभाव मजबूत नहीं था जब तक कि यह एक गुप्त हमला न हो। हालांकि एक बार गुप्त हमला सफल हो सकता है। यदि ऐसा 2 या 3 बार हुआ तो ये भीतरी दीवार के साथ पूर्ण युद्ध के बराबर होगा। उस समय मिसाइलों की प्रभावशीलता लगभग शून्य होगी। भीतरी दीवार उसके किले में घुसपैठ करने के लिए हत्यारे प्रकार के अग्रदूतों को भेज सकती थी, वे सीधे उसकी हत्या कर देंगे। इसलिए कई हथियारों के सामने केवल बिजली ही उसकी रक्षा कर सकती थी। भले ही दुश्मन की गति उसकी प्रतिक्रिया से तेज थी और हत्या कौशल उसकी धारणा से बेहतर था, उसके पास किले और कवच की सुरक्षा होगी जो उच्च वोल्टेज बिजली से ढके हुए थे। उसके पास एक अमर शरीर होगा और यही उसके जीवित रहने की सबसे बड़ी पूंजी थी। यदि आंतरिक दीवार पर विद्युत प्रवाह तैनात नहीं किया गया होता तो बहुत सारे पावर ग्रिड होते। केवल बिजली पर भरोसा करके ये पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त होगा। डूडियन को अपने दिल में खेद महसूस हुआ। हालांकि वह अपनी आत्मसुरक्षा से काफी संतुष्ट थे। जहां तक लड़ाई का सवाल है, उसके पास अन्य तैयारियां थीं। जल्द ही उन्होंने जनरेटर को असेंबल करना पूरा कर लिया। इसने बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया। विशाल दीवार के बाहर के वातावरण में प्रदूषण के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बिजली भंडारण के लिए सुपर बड़ी बैटरी का उपयोग करने के लिए तैयार था। अध्याय 603।
कुछ दिन बाद सगे विशाल दीवार से वापस लौटा और डुडियन को सूचना दी, मास्टर, जो चीजें आपने हमें बताई हैं वे तैयार हैं। निकोलस और ग्लेन आपके वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। डुडियन आयशा के साथ पत्थर पर बैठ गया और सूर्यास्त को देखने लगा। सगे के शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या खबर लीक हो गई? सगे ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने केवल ग्लेन, निकोटीन और आपके 2 दोस्तों को बताया था, किसी और को नहीं पता था। डुडियन ने सूर्यास्त को देखते हुए सिर हिलाया। उसने मन में सोचा कि रात होने वाली है, यहाँ तक कि चमकदार सूरज भी खून की लाली से क्षत विक्षत हो गया था। क्या ये किसी चीज का संकेत था? वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी आस्तीनों पर जमी धूल साफ की। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, हम घर जा सकते हैं। आयशा ठंडे भाव के साथ चुपचाप खड़ी हो गई। सगे ने आयशा की ओर देखा जो खड़ी हो गई। उसे अपने दिल में हल्की सी धड़कन महसूस हुई। जब भी उसका सामना इस लड़की से होता तो उसे पिंजरे में बाघ के साथ रहने का भयावह एहसास होता। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि इस लड़की का डुडियन के दिल में बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि उसने इस ठंडे खून वाले किशोर को कभी नहीं देखा था जो किसी के साथ इतना घनिष्ठ और सौम्य था। डुडियन ने शिकारी के बैग में बिजली से भरी कुछ सुपर बैटरियां रखी और उन्हें ले जाने के लिए सगे को दे दिया। उसने मोर्चा संभाला और विशाल दीवार के सामने रस्सी के पास गया। उसने आयशा की ओर देखा। उसने आयशा की कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ ली। ऊपर चढ़ने के लिए उसने एक हाथ का इस्तेमाल किया। सगे को डर था कि रस्सी बहुत भारी होगी और टूट जाएगी। उसने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वह भूमिगत खड़ा था और डुडियन और आयशा की आकृतियों को धीरे धीरे विशाल दीवार के शीर्ष पर जाते देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह रहस्यमय और भयानक लड़की डीन का इतनी अच्छी तरह से पीछा करेगी। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जग जाहिर था। वह डीन से और भी अधिक डरने लगा था। डीन ने नीचे नहीं देखा। वह एक ही सांस में विशाल दीवार की चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी से ऊपर कूद गया। वह विशाल दीवार पर जा गिरा। उसने सगे की ओर देखा जो अभी अभी रस्सी पर चढ़ा था। उसने उससे आग्रह नहीं किया बल्कि प्रतीक्षा की। उसने विशाल दीवार के अंदर के अंतहीन दृश्यों को देखा। सगे विशाल दीवार पर चढ़ गया। युवा मास्टर लंबे समय से इंतजार कर रहा है, चलो चलें। डुडियन ने आयशा को एक हाथ से पकड़ लिया। वह विशाल दीवार के दूसरी ओर गया और रस्सी से नीचे फिसल गया। डॉट 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 डॉट। रात चुपचाप आ गई। रात के आकाश में तारे बिखरे हुए थे। व्यापारिक जिले के एक हलचल भरे शहर में एक आलीशान जागीर के सामने गाड़ियां पहुंचीं। सामान्य कुलीन आगंतुकों की भांति गाड़ियां गेट के बाहर नहीं रुकीं। इसके बजाय वे सीधे जागीर में एक विशाल खुले स्थान पर सरपट दौड़े। जो लोग गाड़ियों से बाहर निकले उन्होंने अजीब मुखौटे पहने थे। परिचारक उन्हें चमकदार रोशनी वाले जागीर महल में ले गए। शांत जागीर से अलग, जागीर की गहराइयों में हलचल की आवाज आ रही थी। दिन के समय यह एक जीवंत बाजार जैसा था। नकाबपोश व्यक्ति चौक के चारों ओर घूमता रहा, स्टॉलों के सामने अपनी ज़रूरत की सामग्री चुनता रहा या जिले की ताज़ा खबरें देखता रहा। इसके अलावा कीमियागरों और औषधि निर्माताओं द्वारा बेची गई कुछ कृतियां भी थीं। हॉकाई खिड़की के पास खड़ा चुपचाप चौक में रात के परिचित दृश्य को देख रहा था। एक क्षण के बाद उसके पीछे का दरवाज़ा अचानक धक्का देकर खोला गया और लगभग 17 या 18 साल का एक सुंदर युवक चेहरे पर अहंकारी भाव लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, हॉकाई, बैठक शुरू होने वाली है। बुजुर्गों ने आपसे बैठक की सामग्री तैयार करने के लिए कहा। आप कैसे हैं? हॉकाई ने थोड़ा झुंझलाया। उसे दूसरों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं था और इस समय ये वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक नापसंद करता था। वही काम कर रहा था जो उसे सबसे अधिक नापसंद था। हत्या के इरादे का एक निशान उसकी सुनहरी आंखों में चमक गया, लेकिन ये जल्दी ही छिप गया, जिसमें उसके दिल का गुस्सा भी शामिल था। उन्होंने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सचिव माएर, मैंने पहले ही जानकारी तैयार कर ली है। इसे किसी भी समय बुजुर्गों को सौंपा जा सकता है। अहंकारी युवक ने ठिठुरते हुए कहा, यदि आप तैयार हैं तो बैठक कक्ष में आएं। सभी को अधिक देर तक प्रतीक्षा न करने दें। ठीक है, मैं तुरंत आऊंगा, हॉकाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अहंकारी युवक तुरंत पीछे मुड़ा और चला गया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और लापरवाही से उसे बंद कर दिया। एक धमाके के साथ दरवाजे की चौखट हल्की सी हिल गई। हॉकाई की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने एक महंगा आर्ट कप उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। धमाके के साथ वह दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। उसने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए, बगल में बुकशेल्फ से जानकारी ली और कमरे से बाहर चला गया। बैठक कक्ष में गोलमेज के दोनों ओर 7 आकृतियां बैठी थीं। सबसे ऊंची सीट पर एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह सड़क पर चलने वाले एक साधारण बूढ़े व्यक्ति से अलग नहीं था। अपनी उंगली पर उसने एक अगोचर गहरे हरे रंग की जैद अंगूठी पहनी हुई थी। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि इस अंगूठी की कीमत अकेले 6 प्रमुख वित्तीय समूहों में से किसी एक की 50% संपत्ति के बराबर थी।
बैठक कक्ष को धक्का देकर खोला गया और युवक अंदर घुस गया। उसके चेहरे से अहंकार कब का गायब हो चुका था। वह नम्रतापूर्वक अपनी पीठ झुकाकर बूढ़े के सामने आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, एल्डर हॉकाई यहाँ है। बूढ़े आदमी की पलकें, जो ऐसी लग रही थीं जैसे वे ऊँघ रहे हों, अभी भी आधी बंद थीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने केवल हल्की सी गुनगुनाहट निकाली। जल्द ही हॉकाई भी कमरे में प्रवेश कर गया। उसने उस युवक की ओर देखा जो बूढ़े व्यक्ति के पीछे आज्ञाकारी ढंग से खड़ा था। इस समय युवक के चेहरे पर अहंकार की कोई रेखा नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाने से पहले केवल एक नज़र डाली और बूढ़े व्यक्ति से कहा, बुजुर्ग, मैंने आपके द्वारा मांगी गई जानकारी पहले ही तैयार कर ली है। जैसे ही उसने कहा, उसने जानकारी बूढ़े व्यक्ति के हाथ में दे दी। बूढ़े को नहीं मिला। युवक ने चतुराई से उसे ले लिया और सम्मानपूर्वक बूढ़े व्यक्ति के सामने मेज पर रख दिया। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला। उसने कहा, हर कोई, कुछ दिनों में ये बड़ों की बैठक होगी। प्रत्येक बड़ों की बैठक रैंकिंग के मामले पर चर्चा करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछले आधे साल में हमारे 9वें जिले के प्रदर्शन के आधार पर हर किसी को लगता है कि इस बड़ों की बैठक के बाद आपको क्या लगता है कि हमारा 9वां जिला अभी भी किस रैंक में रह सकता है। ये सुनकर उनके नीचे के 6 लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। कामुक छवि वाली महिलाओं में से एक ने तुरंत कहा, बुजुर्ग, आप इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल पिछले बुजुर्ग को ही दोष दे सकते हैं। उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद न केवल कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे 6 प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया और मुझे कालकोठरी में कैद कर दिया। सौभाग्य से, बड़े, आप आए और मुझे मुक्त कर दिया। अन्यथा हमारे 9वें जिले का प्रभाव और भी कमजोर होगा। ये सही है, एक अन्य हटे कट्टे आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग, हमने विकास के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि पिछले बुजुर्ग द्वारा संसद के 6 सदस्यों को हटा दिए जाने के बाद वह अचानक गायब हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले जब हमारे डिस्ट्रिक्ट 9 का उल्लंघन हुआ तो उन्होंने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यदि यह उनके लिए नहीं होता तो हमारा जिला 9 निश्चित रूप से जिला 9 में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होता। हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। ये सही है। एक अन्य व्यक्ति तुरंत सहमत हो गया। उसने कहा, बुजुर्ग, यदि आप समय पर नहीं पहुंचे होते तो हमारा नेतृत्व करने के लिए किसी के बिना 9वां डिवीजन और भी अधिक अराजक होता। संभव है कि हम सबसे निचले पायदान पर भी हों। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैंने कई नए संभावित लोगों को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन आखिरकार समय सीमित है। मेरा मानना है कि बड़ों की अगली बैठक आने पर हम निश्चित रूप से 9वें डिवीजन की रैंकिंग बहाल करने में सक्षम होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उन लोगों को रोक दिया जो बोलना चाहते थे। उन्होंने उदासीनता से कहा, पिछले बुजुर्ग पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन जब मैंने कार्यभार संभाला था उस दौरान आप सभी को जो कार्य सौंपे गए थे वे कैसे हैं। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने एक दूसरे को भद्दे भावों से देखा। संसद के सदस्य के रूप में मैं आपके इतने लापरवाह प्रदर्शन से बहुत निराश हूँ। वक्ता भी बहुत निराश है, बूढ़े ने उदासीनता से कहा। जब उन्होंने स्पीकर शब्द सुना तो सभी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उनकी आंखों में सम्मान की झलक झलक उठी। बूढ़े ने धीरे से कहा, इस बार रैंकिंग निश्चित रूप से गिर जाएगी। हालांकि पिछले बुजुर्ग के बुरे प्रभाव के कारण मैं इस मामले की जिम्मेदारी अकेले उठाऊंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगली बड़ों की बैठक के दौरान हर कोई मेरे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएगा। अगर मैं मुश्किल स्थिति में हूं तो हर कोई मुश्किल स्थिति में होगा। क्या आप समझते हैं? सभी के विचार अलग अलग थे और सभी ने एक सुर में सिर झुकाया। हाँ, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसने सभी की ओर देखा, फिर वह हॉकाई की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, सभी को जानकारी दे दो। हर कोई, यह 8वें और 11वें क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी है जो पिछले आधे साल से हमारा विरोध कर रहे हैं। हर कोई, 8वें क्षेत्र में 3 सितारा की मियागरों की संख्या में वृद्धि और एक नए 5 सितारा पोषणीय की स्थिति पर एक अच्छी नज़र डालें। 8वें जिले में एक नया 5 सितारा औषधि है। हर कोई थोड़ा चौंक गया और तुरंत पढ़ने के लिए दस्तावेज उठाए। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, बड़ों की बैठक खत्म होने के बाद मैं पूर्वी जिले में लिया स्ट्रीट को जीतने जा रहा हूं। वह हुआशिंग फाइनेंशियल ग्रुप में मॉस परिवार की पैतृक भूमि है। अगर हम उस जगह को जीत सकते हैं तो हम मॉस परिवार का गला घोंटने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह हम पिछले बुजुर्ग के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अचानक बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कमरे का तापमान तुरंत गिर गया। ठंड थी। बूढ़े ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह युवक को दरवाजा कसकर बंद करने का निर्देश देने वाला था, अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फीली ठंडी हथेली महसूस हुई। उसी समय उसके कान में एक बेहद शांत आवाज सुनाई दी, सब लोग, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? अध्याय 604। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और इधर उधर देखने लगे।
उन्होंने देखा कि बूढ़े आदमी के पीछे एक लंबी आकृति दिखाई दे रही है। जब उन्होंने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो मेज के दोनों ओर बैठे 6 संसद सदस्यों ने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से कहा, यह आप हैं। उन्होंने इस पूर्व बुजुर्ग को दोबारा देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। क्या वक्ता पहले से ही उसे नहीं चाहता था? उसकी यहाँ सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की हिम्मत कैसे हुई? इसी समय किसी ने देखा कि यह पिछला बुजुर्ग अकेला नहीं आया था। उसके पीछे अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी जो भूत जैसी लग रही थी। आकृति की रूपरेखा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसकी परछाई की तरह ही कोई महिला है। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई खूंखार बाघ उसे नीची दृष्टि से देख रहा हो, जैसे कि जरा सा बदलाव होने पर उस पर बिजली गिर जाएगी। वह घबराया नहीं और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि उसका कंधा अचानक हिल गया और उसकी हड्डियों से एक कठोर शक्ति फूट पड़ी। उनका मानना था कि ये कदम न केवल इस हाथ को हिला सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल इस व्यक्ति को घायल करने के लिए भी किया जा सकता है। आखिरकार कोई भी यूं ही उसके कंधे पर अपनी हथेली नहीं रख सकता। हालांकि जैसे ही यह कठोर बल उठा, उसे लगा कि उसका कंधा अचानक डूब गया है। उसके कंधे पर हथेली मानो किसी विशाल पर्वत को जोर से दबा रही हो। इसने न केवल उस बल को पूरी तरह से रद्द कर दिया जो वह फूटकर बाहर आया था, बल्कि यह सीधे एक धमाके के साथ कुचल गया। जिस कुर्सी पर वह बैठा था उसके पैर फट गए। उसका शरीर हिल गया और उसे अपनी छाती में हल्का सा जकड़न महसूस हुआ, जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रहा हो। बूढ़ा हैरान हो गया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने एक सुंदर युवक देखा जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक छोटा था। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसकी काली आंखें उसके सामने सम्मेलन की मेज को देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह ऊपर से नीचे की ओर भी देख रहा था। तुम कौन हो? बूढ़े ने सदमे को दिल में दबाया और गहरी आवाज में पूछा। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर उसके बगल वाले चतुर युवक ने तुरंत डांटा, कमीने, मुझे अपने गंदे हाथ दे। तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही उसने मरो शब्द कहा, उसकी आवाज तुरंत विकृत हो गई। उसकी गर्दन का गला घोंटा गया था और नकाब पहने एक गंजा आदमी बाहर से आया। उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा काला बैग रखा और युवक का गला ऐसे दबाया जैसे उसने मुर्गे को पकड़ रखा हो। उसने उसकी आवाज दबा दी, बच्चे, तुम अपनी बात दोबारा कहने की कोशिश क्यों नहीं करते? लड़के का गला दबा हुआ था। उसका चेहरा लाल था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। इस वक्त उनके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। हर कोई, बहुत दिनों से नहीं मिला। क्या आप मुझे मिस करते हैं? डुडियन की आवाज़ सपाट थी। उनमें से 6 डाक चर्च के सदस्य थे। वे पवित्र चर्च के साथ सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरे थे। वे ये कैसे नहीं देख सकते थे कि बूढ़े व्यक्ति को डुडियन ने रोक रखा था। बूढ़े व्यक्ति ने पद संभालने के बाद से पवित्र चर्च के कई महान शूरवीरों को मार डाला था। वह देखने में कंकाल जैसा लगता था लेकिन उसके शरीर में भयानक शक्ति थी। हालांकि इस समय डुडियन ने उसे इतनी आसानी से रोक लिया था। इस आदमी के यहाँ प्रकट होने की संभावना के बारे में सोचते ही हर किसी को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। वह स्पीकर द्वारा वांछित थे। चूंकि दूसरे पक्ष ने यहाँ आने का साहस किया, इसलिए संभावना थी कि वह उन्हें मार डालेगा। बड़े, हम सब आपको याद करते हैं। एक दाढ़ी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्वाभाविक मुस्कान प्रकट की। हालांकि उसके चेहरे की मांसपेशियां कड़ी थीं। हाँ बुजुर्ग, हम सब आपको याद करते हैं, एक और मजबूत आदमी ने कहा। शांत बूढ़े आदमी का हृदय फिर से उत्तेजित हो गया। उसने यह नहीं सोचा था कि यह युवक लापता बुजुर्ग था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ आने का साहस किया। मुझे पता है कि हर कोई मुझे याद करता है, इसलिए मैं वापस आ गया। डुडियन की अभिव्यक्ति उदासीन और स्वाभाविक थी। मुझे याद है कि मैंने आधे साल पहले वादा किया था कि आधे साल में मैं 9वें क्षेत्र को शीर्ष 5 क्षेत्रों में बनाऊंगा। क्या आपको अभी भी याद है? बूढ़ा स्तब्ध रह गया। संसद के 6 सदस्य भी स्तब्ध रह गए। उन्हें स्वाभाविक रूप से डुडियन के शब्द याद आ गए, लेकिन डुडियन के लापता होने के बाद उन्हें लगा कि वह झांसा दे रहा है। आखिरकार वे इस तरह की चीज़ों के आदी थे। उन्होंने बहुत ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने का वादा किया था। लक्ष्य था लोगों का दिल जीतना। कार्यालय में लंबे समय तक रहने के बाद कौन उनसे उस लक्ष्य के बारे में बात करने का साहस करेगा जो उन्होंने कार्यभार संभालते समय निर्धारित किया था? जब तक वह मिश्रित नहीं होना चाहता, डुडियन ने शांति से कहा, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। मैं बड़ों की इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लूंगा। डुडियन की बातें सुनकर सगे खुद को रोक नहीं सका और चुपचाप अपने होठों को मोड़ लिया। अपने दिल में डुडियन निश्चित रूप से विश्वसनीयता के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह लाभ के बिना जल्दी नहीं उठता था। उनमें से 6 कुछ देर तक डुडियन को देखते रहे। मोटे आदमी ने ध्यान से कहा, बुजुर्ग, आपको वापस ले लिया गया है। अब आप 9वें क्षेत्र के बुजुर्ग नहीं हैं। केवल बुजुर्ग ही इस बुजुर्ग सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। मुझे डर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डुडियन ने उदासीनता से कहा, मेरे पहले ऐसा मामला हो सकता है लेकिन मेरे बाद ऐसा नहीं हो सकता है।
ब्राउनी आदमी अवाक था। डूडियन की बातें सुनकर बूढ़ा चौंक गया। वह जानता था कि बुजुर्ग की ताकत एक वरिष्ठ शिकारी से कहीं अधिक थी। शायद उसकी तुलना बाहरी दीवार के शीर्ष कुछ राक्षसों से की जा सकती है। अगर बुजुर्ग की बैठक में घुसना चाहता तो वह उसे रोक नहीं पाता। उन्होंने तुरंत अपने दिल में गणना की और विनम्रता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पिछले बुजुर्ग होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा रवैया थोड़ा अहंकारपूर्ण था। बूढ़ा आदमी नाखुश था लेकिन जाहिर नहीं हुआ। उसने आगे कहा, हालांकि आपने पद त्याग दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी भी 9वें क्षेत्र के मामलों के बारे में चिंतित हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ आते हैं। डूडियन ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे टोकते हुए कहा, उठो और मुझसे बात करो। बूढ़े का चेहरा बदसूरत हो गया। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बैठा हूँ और आपसे बात करना असभ्यता नहीं माना जाता है। डूडियन की बातें सुनकर उनमें से 6 लोग चौंक गए। किशोरी भी सदमे में थी। ये स्वीकार करने के समान था कि डूडियन उससे अधिक मजबूत था। कमज़ोर को ताकतवर के प्रति सम्मान की ज़रूरत थी, इसलिए सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझसे उम्र के बारे में बात मत करो, डूडियन ने कहा। नहीं तो मेरा पोता आपका दादा बन सकता है। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन उसे सीधे तौर पर अपमानित करेगा। उसके हृदय में क्रोध उमड़ते ही उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह दांत भींचकर धीरे से खड़ा हो गया। जब तुम्हें बैठना है तो बैठो। डूडियन ने एक कुर्सी खींची और मेज से आरामदायक दूरी पर बैठ गया। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। इसी दौरान सभी ने उसके पीछे खड़ी महिला की आकृति देखी। महिला का चेहरा काले दुपट्टे जैसे दुपट्टे से ढका हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थीं। जब उन्होंने उसकी आंखें देखीं तो उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो 2 बेहद क्रूर निगाहें उन्हें घूर रही हों। आपका नाम क्या है? डूडियन ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। अपने अधीनस्थों के प्रति डूडियन का श्रेष्ठ रवैया देखकर बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो गया। मेरा कोड नेम शूटिंग वुल्फ है। किसने आपको 9वें क्षेत्र में बुजुर्ग बनने की सिफारिश की? डूडियन ने उसकी आंखों में देखा। क्या ये पोप है या मठ का बुजुर्ग? पोप शब्द सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। मेज के दोनों ओर बैठे 6 लोग चौंक गए। वे पोप शब्द के प्रति सहज रूप से संवेदनशील थे। बूढ़े का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन उसकी पहचान उजागर कर पाएगा। पोप ने उनमें घुसपैठ करने के लिए होली सी के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। वह होली सी के उच्चतम स्तर के लाइब्रेरियन हुआ करते थे और कई वर्षों तक उन्होंने शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाया था, भले ही होली सी में कुछ लोगों ने उन्हें देखा था। इसी वजह से पोप ने उन्हें यहाँ भेजा था। तार्किक रूप से कहें तो कोई भी उसकी पहचान नहीं देख पाएगा। उन्होंने शांत होने के लिए अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या पोप? मुझे स्पीकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था। क्या आप फिर से 9वें क्षेत्र के बुजुर्ग बनना चाहते हैं? मुझे बदनाम करना बेकार है। बुजुर्ग बनने का एकमात्र तरीका अध्यक्ष से अनुमति लेना है। डूडियन ने उसकी ओर देखा और धीरे से मेज थपथपाई। बड़ों की बैठक के बाद आप मेरे साथ होली सी में आएंगे। मैं कई वर्षों से पोप से मिलना चाहता था। बूढ़े का चेहरा उदास हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप हमारी पहचान जानते हैं? क्या आप पवित्र चर्च जाना चाहते हैं? या क्या आप पवित्र चर्च के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं? क्या आप उन पाखंडियों से पुरस्कार मांगना चाहते हैं? डूडियन ने कहा, आपके वाक्य में केवल एक शब्द है। बूढ़े ने भौहें चढ़ाईं। क्या? मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। डूडियन ने कहा, तुम? बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से भरा था। मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक। डूडियन ने कहा, जब तक आप मरना नहीं चाहते। बूढ़ा आदमी चुप था क्योंकि उसे डूडियन के शब्दों में जानलेवा इरादे का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसका चेहरा प्रोजेक्ट सही जगह पर था। कम से कम उसे जासूस होने के संदेह से तो मुक्ति मिल सकेगी। जब आप होली सी में जाएंगे तो आप मरने के लिए तैयार होंगे। उसने अपने दिल में व्यंग्य किया। डूडियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाया और 6 लोगों की ओर देखा। उसने स्वाभाविक रूप से एक परिचित चेहरा देखा। यह एमी ही थी जिसे उसने कैद कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि महान पोषण मास्टर बाहर आएगा। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया है। उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि इस समय उसके पास जनशक्ति की कमी थी, इसलिए इस व्यक्ति को रखने में कुछ फायदा था। डूडियन को अपनी ओर देखते हुए देखकर एमी का दिल पसीज गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि डूडियन उससे द्वेष रखेगा और उसे फिर से उस अंधेरी और गंदी कालकोठरी में बंद कर देगा। मैं तुम्हें सभी शाखाओं पर शासन करने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। सारा पैसा कीमिया और औषधि मुख्यालय में ले जाया जाएगा। डूडियन की अभिव्यक्ति शांत थी लेकिन उनके शब्द चौंकाने वाले थे। हर कोई हैरान था। मुख्यालय पर सारे संसाधन जुटाए गए। क्या वह पूरे 9वें क्षेत्र की बचत लूटने जा रहा था? हर कोई उसे आश्चर्य से देखने से नहीं रोक सका। यह आदमी क्या सोच रहा था? क्या वह पागल था?
डूडियन ने हॉकाई की ओर देखा। आप इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। हॉकाई ने लंबे समय से खोए हुए किशोर की ओर देखा। उसे उससे अपनापन महसूस हुआ, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि किशोर अलग था। सबसे पहले तो उनका कद बदल गया था। वह पहले से अधिक लंबा था। ये कुछ ऐसा था जिसे बीस्ट ब्लू मास्क द्वारा नहीं बदला जा सकता था। उसके दिल में एक अनुमान था। साथ ही उन्हें लगा कि वह लड़का पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा था कि उसके शांत और उदासीन चेहरे के नीचे एक क्रूर आत्मा छिपी हुई है। हॉकाई आदेश स्वीकार करता है। हॉकाई ने अपना सिर झुका लिया। भेड़िए को गोली मारने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के लिए काम करने की तुलना में हॉकाई डूडियन के लिए काम करने के लिए अधिक इच्छुक था। हालांकि वह डूडियन से डरता था, फिर भी उसे उस पर अवर्णनीय भरोसा था। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं बड़ों की बैठक के दिन वापस आऊंगा। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे चाहा जाना चाहिए, है ना? डूडियन की बातें सुनकर हर किसी का दिल उछल पड़ा। डूडियन ने सभी की प्रतिक्रिया देखी। उन्हें उत्तर मिला था, यदि आप रुचि रखते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन पर प्रभाव न डालें, अन्यथा तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह मुड़ा और चला गया। आयशा परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। सगे ने अपना हाथ छोड़ दिया और डूडियन के साथ चला गया। सभी ने उन तीनों को जाते हुए देखा। उन्हें तब तक राहत मिली जब तक कि पदचाप पूरी तरह से सुनाई नहीं दे गई। एमी ने बूढ़े आदमी से कहा, बुजुर्ग, ये कमीना अभी भी सामने आने की हिम्मत कर रहा है। चलो उसे मारने के लिए लोग भेजें। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे दूसरों के चेहरों पर घूम गईं। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। 9वें क्षेत्र की जनशक्ति पर भरोसा करके इस व्यक्ति को पकड़ना असंभव है। एमी स्तब्ध थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसकी ताकत शिकारी के स्तर से अधिक हो गई है। वह अंदर की दीवार से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन की ताकत इतनी मजबूत होगी। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। एमी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने दांत पीसते हुए कहा, हम जहर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम उसे सीधे हमले में नहीं हरा सकते तो हम घात लगाकर हमला करेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। मजबूत ताकत होने का क्या फायदा? चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह मेरे द्वारा विकसित जहर को निगलने की हिम्मत करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन चलो उसे दूसरे क्षेत्रों में छोड़ दें। हमें बस उसके बारे में खबर फैलाने की जरूरत है। यह अच्छा है। एमी उसे सहमत देखकर खुश हुई। डूडियन आयशा और सगे को अपने घोड़ों पर बैठाकर महल की ओर ले गए। युवा मास्टर, क्या वह डाक चर्च का मुख्यालय है? 9वें क्षेत्र से उनका क्या तात्पर्य है? मैं देखता हूं कि वहां के लोग असाधारण हैं। सगे घोड़े पर सवार था। वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और पूछा, क्या आप लड़ने के लिए अंधेरे चर्च की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? डूडियन ने उत्तर दिया, हाँ। सगे ने अपना सिर खुजलाया। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? अंधेरे चर्च के लोग मुझसे भी बदतर हैं। मुझे डर है कि मेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। अध्याय 605। हर चीज खतरनाक है। डूडियन की आवाज शांत थी, इसलिए कभी कभी आपको खतरे का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। सगे ने डूडियन की बातें सुनी। अधिकांश लोग खतरे से डरते थे, इसलिए वे खतरे से बचने की कोशिश करते थे। समझदार लोग सावधानी बरतना जानते थे। हालांकि उसके सामने वाले किशोर ने खतरे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया था। ये कल्पना करना कठिन था कि 20 साल के एक किशोर का दिमाग ऐसा होगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि रहस्यमय अंधेरा चर्च इस किशोर के सामने कुछ भी नहीं है। सगे ने सोचा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, मुझे उम्मीद है कि उसकी योजना विफल नहीं होगी। वह डूडियन से बंधा हुआ था और अब उसने अंधेरे चर्च की शक्ति को उकसाया था। यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका केवल एक ही कुलीन प्रतिद्वंद्वी हो सकता था। यदि डूडियन विफल हो गया तो वह कल्पना नहीं कर सका कि कितने लोगों की जान प्रभावित होगी और डूडियन के आसपास के कितने लोग पूरी लाश के बिना मर जाएंगे। रात धुंधली थी। ये दोनों चौकियों के निरीक्षण से बचते रहे। वे उपनगरीय सड़क पर सवार हुए। रास्ते में वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि सड़कें जगमगा रही थीं। खूबसूरत रात्रि जीवन अभी शुरू ही हुआ था। डूडियन ने घोड़े की रस्सी खींची। आयशा उसके सामने घोड़े की पीठ पर बैठ गई और उसकी छाती पर झुक गई। उनकी छाती और पीठ एक दूसरे के करीब थीं, लेकिन आयशा की पीठ का तापमान हमेशा ठंडा रहता था। उसे लगा कि आयशा उसकी बाहों में कुछ बेचैन है। जब से वह अंधेरे चर्च से बाहर आए, इस तरह की बेचैनी उसके साथ हमेशा रहती थी। वह थोड़ा चिंतित था। उसने उसके कान में फुसफुसाया, धीरज रखो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में अच्छा खाना खिलाऊंगा। जैसे ही आयशा ने उसकी बातें सुनी, उसकी बेचैन प्रतिक्रिया और अधिक स्पष्ट हो गई। उसके लाल होंठ थोड़े खुले, जिसमें 2 नुकीले दांत दिखाई देने लगे। डूडियन ने चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखा। उसने रस्सी हिलाई और गति बढ़ा दी। जब वे मोजार्ट नदी के बाहर थे तो आयशा की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो गई। डूडियन को राहत मिली।
उसने ऊपर देखा और रुकने के लिए रस्सी खींची। उसने अपना हाथ उठाया और एक जगह की ओर इशारा किया। वे लोग कौन हैं? सगे डूडियन के पीछे दौड़ा। उसने देखा कि इलाके में कई सैनिक गश्त कर रहे थे। वह गुस्से में था। मालिक, नाराज मत होइए, ये सेना का काम है। 2 महीने पहले सेना ने हमारे इलाके की सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा कि कुछ दुष्ट चोर थे, लेकिन वे कहीं नहीं गए। वे बस हम पर नज़र रखने के लिए यहाँ रुके थे। डूडियन को समझ आ गया कि कर्फ्यू अभी तक क्यों नहीं हटा। उसने गश्त कर रहे सैनिकों को देखा। क्या आपने सेना को उकसाया? सगे ने तुरंत कहा। मैं क्रोधित था क्योंकि मैंने उन्हें उकसाया नहीं था। आपने सेना को मजबूत दुश्मन को पीछे हटाने और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद करने के लिए पौराणिक जादू का एक सेट दान किया। अब जब तुम चले गए तो वे पलटे और हम पर हमला कर दिया। वे मुझसे भी बदतर हैं। डूडियन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे कुछ और महसूस हुआ। घोड़े को छोड़ो और वापस जाओ। हाँ, सगे बिना किसी हिचकिचाहट के घोड़े से कूद गया। डूडियन ने आयशा को उठाया और घोड़े से उतर गया। वे मोजार्ट नदी के ढलान के साथ साथ चले। उन्होंने आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी थमल दृष्टि का उपयोग किया, लेकिन उन्हें कोई छिपा हुआ संतरी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ निगरानी अधिक ढीली थी, कोई विशेषज्ञ नहीं भेजा गया था। डूडियन हैरान था। वह चुपचाप महल में वापस चला गया। उसने महल में कुछ परिचित आकृतियां देखीं। वह आंगन पार करके बगीचे के लॉन में कूद गया। सगे ने डूडियन का पीछा करते हुए महल में प्रवेश किया। वह घास से उठ खड़ा हुआ और बोला, मास्टर, आंगन में कोई निगरानी नहीं है, हम कर सकते हैं। डूडियन ने उसे रोका और जमीन की ओर इशारा किया। सगे ने नीचे देखा और देखा कि घास में एक गहरे हरे रंग की रेखा थी। उसने अपना पैर पीछे हटा लिया। सगे ने अपना सिर खुजलाया। वे बहुत सावधान हैं। उन्होंने अपने ही आंगन में जाल लगा लिया है। डूडियन ने कुछ नहीं कहा। उसने रेखा पार की और सीधे आगे बढ़ गया। सगे तुरंत उसके पीछे चला गया और उसके कदमों का अनुसरण किया। ग्लेन लिविंग रूम में सोफे के सामने झुक गया और बोरियत से जम्हाई लेने लगा। वह सोच रही थी कि कल अवज्ञाकारी भाड़े के सैनिकों के समूह को कैसे प्रताड़ित किया जाए। अचानक उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दी। वह चौंक गई और उसका चेहरा चमक उठा। उसने सोफा छोड़ दिया और अपने जूते पहन लिए। वह जागीर के दरवाजे पर प्रकट हुई। उसने बाईं ओर देखा और एक मजबूत व्यक्ति को उसकी ओर आते देखा। उसकी शक्ल देखने के बाद ग्रेली ने राहत की सांस ली और बुरे मूड में कहा, सगे, तुम वापस क्यों आए? क्या युवा मास्टर ने तुम्हें विशाल दीवार के बाहर जाने के लिए नहीं कहा था? सगे ने कंधे उचकाए और कहा, मैं एक युवा मास्टर के साथ वापस आया हूँ। युवा मास्टर भी वापस आ गया है। ग्रेली स्तब्ध रह गई। बहुत दिनों से नहीं देखा। ग्रेली के पीछे अचानक एक शांत आवाज़ सुनाई दी। ग्लेन चौंक गई जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए हैं। वह अचानक पीछे की ओर लपकी और देखा कि एक किशोर उसके पीछे खड़ा है। उसके बाल थोड़े सफ़ेद थे और उसका चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन थोड़ा अजीब भी था। उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि किशोरी के बाएं हाथ पर कपड़े के कई टुकड़े लिपटे हुए थे। हालांकि अभी भी कुछ जमे हुए हिमलम्ब बाहर उभरे हुए थे, जैसे कि वे उसकी बांह पर उभ रहे हों। क्या ये सचमुच तुम हो? ग्लेन स्तब्ध रह गया। वह जल्दी से ठीक हो गई और बोली, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे अचानक डूडियन के पीछे से ठंड महसूस हुई। उसने डूडियन के पीछे देखा और उसे नकाब पहने एक लंबी आकृति भूत की तरह खड़ी दिखाई दी। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया और लिविंग रूम में चला गया। वह सोफे पर बैठ गया और आयशा का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। उसने ग्लेन की ओर देखा। उन्हें नीचे बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। समझ गया, ग्लेन ने उत्तर दिया। उसकी नज़र अब भी आयशा पर थी। जब डूडियन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके चेहरे पर अंतरंग भाव देखकर उसने भौहें चढ़ा लीं। वह मुड़ी और ऊपर चली गई। एक क्षण बाद ऊपर से तेजी से कदमों की आवाज़ आई। युवा मास्टर वापस आ गया है। वास्तव में मैंने उसे देखा, ये सच है। कुछ हस्तियां तेजी से आगे बढ़ीं। निकोलस डूडियन के सामने आने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि बूढ़े की कमर झुकी हुई थी, उसकी चाल हवा की तरह थी। उनके बुढ़ापे और कमजोरी का कोई चिन्ह नहीं था। उसके पीछे मेसन, जेच, गैब्रियल और हेकेट थे जिन्हें उसने गोद लिया था। युवा मास्टर, आप अंततः वापस आ गए। निकोलस ने जूते नहीं पहने थे। नीचे की ओर भागते समय उसने डूडियन को उत्साह से देखा। डूडियन ने उसके नंगे पैरों को देखा और उसे सिर हिलाया। उसने न्यूज़ की ओर देखा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? डूडियन की बातें सुनकर न्यूज़ की आंखें गीली हो गईं। वह डूडियन के अभिवादन के पीछे का कारण जानता था। जब से डूडियन अंधेरे चर्च से लापता हुआ, तब से उसका जीवन और भी बदतर होता जा रहा था। जब तक उसने हॉकाई की एक वरिष्ठ शूरवीर के साथ बातचीत नहीं सुनी, तब तक उसे पता नहीं चला कि डूडियन को उच्च अधिकारियों द्वारा वांछित किया गया था। हॉकाई स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वरिष्ठ शूरवीर द्वारा तैयार की गई टीम उसे पकड़ने आए, वह अंधेरे चर्च से भाग गया और चुपचाप महल में वापस आ गया। उसने अपनी पहचान न्यूज़ के रूप में पुनः प्राप्त कर ली थी और महल में छिपा हुआ था।
अंधेरे चर्च ने उसे नहीं पाया था। हालांकि उनके दिन नीरस और दर्दनाक थे। इसके अलावा वह हर दिन चिंतित रहता था। वह जानता था कि एक बार जब वह अंधेरे चर्च के हाथों में पड़ गया तो उसे मौत से भी बदतर भाग्य भुगतना पड़ेगा। इसकी तुलना में कांटेदार फूल जेल को स्वर्ग माना जा सकता है। मैं ठीक हूँ, नॉरिस ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए कहा। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तुम्हें अंधेरे चर्च में वापस नहीं लौटना चाहिए। आप पहले से ही उनके द्वारा वांछित हैं। एक बार जब आप लौटेंगे तो आपको उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह वांछित आदेश डाक स्पीकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया था। 12 जिलों में अंधेरा चर्च तुम्हें चाहेगा। सगे ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उससे कहा, आपने कहा था कि बहुत देर हो चुकी है। नॉरिस स्तब्ध रह गया और असमंजस में उसकी ओर देखने लगा। क्या आप जानते हैं कि हम अभी कहाँ से वापस आए हैं? सगे कड़वाहट से मुस्कुराया। हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? आप पहले से ही वहां जा चुके हैं। नॉरिस ने अपनी आंखें चौड़ी की और अचानक कुछ सोचा। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से आपको खोजा नहीं जा सका। अन्यथा, सगे ने आह भरी। मैं युवा मास्टर के पीछे पीछे मुख्यालय के बैठक कक्ष में चला गया। उस वक्त मीटिंग में कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। न्यूज़ स्तब्ध रह गया और बोल नहीं सका। डूडियन ने उन्हें समय बर्बाद नहीं करने दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, मुझे याद है कि आधे साल पहले मैंने तुम्हें एक काम दिया था। क्या किसी को याद है कि आधे साल पहले हमारा उद्देश्य क्या था? निकोलस की पलकें झपकीं। मास्टर, आपने कहा था कि हमें अपना काम पूरा करना चाहिए और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या आप जा रहे हैं? डूडियन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आधे महीने में बाहरी दीवार को एकजुट करने जा रहा हूँ। भविष्य में सभी संघों और बलों के पास केवल एक ही पदवी होगी। एक मास्टर। ग्लेन, निकोलस, न्यूज़ और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। डूडियन ने उन्हें संभलने का समय नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, इस युद्ध के लिए सब कुछ तैयार है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक क्षुधावर्धक है। आपको बस आधे महीने तक हर दिन अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत है। मैं कल भगवान की मज्जा का एक बैच लाऊंगा। इससे वरिष्ठ शिकारियों को सीमा तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक वरिष्ठ शिकारी की सीमा तक पहुंचना होगा। उसे देखते ही हर कोई दंग रह गया। गॉड्स मैरो शब्द सुनते ही ग्वेनेथ की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने डूडियन की ओर देखा और चुपचाप अपने हाथ भींच लिए। डूडियन ने लड़की की ओर देखते हुए ग्वेनेथ की आंखों पर ध्यान दिया। ग्वेनेथ, तुम वह कर पाओगी जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। सभी ने ग्वेनेथ की ओर देखा। वे सगे से जानते थे कि ग्वेनेथ की इच्छा आंतरिक दीवार पर लौटने और उन लोगों से बदला लेने की थी जिन्होंने उसे फंसाया था। धन्यवाद युवा मास्टर। ग्वेनेथ ने अपने होंठ काटे। वह जानती थी कि डूडियन अब वह युवक नहीं है जो उससे पहली बार मिला था। हालांकि भगवान का मज्जा शीर्ष रहस्य नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे जानने का अधिकार केवल उन लोगों को था जो एक निश्चित स्तर और उच्च पदों पर पहुंच चुके थे। डूडियन ने गश्त कर रहे गार्डों के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। क्या चल रहा है? आप पहले से ही जानते हैं। ग्लेन चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन वापस आते ही इस पर ध्यान देगा। वह एक पल के लिए झिझकी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सैनिक हमारी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे मेल परिवार से संबंधित हैं। मेल फैमिली। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ग्लेन ने कहा, इन सैनिकों के वरिष्ठ मेल परिवार के पुराने अधीनस्थ हैं। वाणिज्यिक जिले के पश्चिमी भाग में मेल परिवार वहां जाकर बस गया है। ऐसा लगता है कि वे अपना विकास फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। डूडियन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी का निशान था। निकोलस ने अचानक कहा, यंग मास्टर, मैं दोषी हूँ। कृपया मुझे सजा दें। वह नीचे झुक गया। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। बोलो। निकोलस ने कड़वाहट से कहा, युवा मास्टर, मुझे डर है कि आपने मुझे जो काम सौंपा है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने शहतूत की पत्तियों और अन्य पौधों की खेती की है, लेकिन 2 महीने पहले मेरी खेती का आधार लोगों के एक समूह ने खरीद लिया था। स्थानीय भूमि प्रबंधन विभाग ने वास्तव में इसे मंजूरी दे दी। तो जो चीज़ें आपने मुझसे विकसित करने के लिए कहा था वे खत्म हो गई हैं। डूडियन की आंखें ठंडी थीं। क्या यह मेल परिवार है? निकोलस ने डूडियन के गुस्से को महसूस किया। यंग मास्टर, मैंने जांच कर ली है। यह मेल परिवार से संबंधित है। डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। क्या तुमने ओल्ड फुलिन से मदद नहीं मांगी? निकोलस की पीठ ठंडे पसीने से ढकी हुई थी। यंग मास्टर, मैंने किया था, लेकिन ओल्ड फुलिन बीमार थे और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मैं नहीं कर सका। डूडियन का चेहरा डूब गया। क्या वह सचमुच बीमार है या उसे न देखने का ये कोई बहाना है? निकोलस ने उत्तर दिया, वह सचमुच बीमार है। श्रीफुलिन का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि श्रीफुलिन ब्लैक स्पॉट बीमारी से संक्रमित हैं। वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। डूडियन की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आप इस मामले के दोषी हैं।
घुटनों के बल बैठते ही निकोलस का दिल तेजी से धड़कने लगा। मास्टर कृपया मुझे सजा दें। आपके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको खुद को छुड़ाने का मौका दूंगा। डूडियन ने उदासीनता से कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जमीन बेच दी गई है? क्या आपके पास अभी भी चीजें लगी हुई हैं? हाँ, निकोलस ने उत्तर दिया, मेल का परिवार नहीं जानता कि वे चीजें किस लिए हैं, लेकिन हमने इतनी जमीन लगाई है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि कोई रास्ता है, इसलिए उन्होंने इसे नष्ट नहीं किया बल्कि इसे लगाना जारी रखा। मैंने उस समय सभी कर्मचारियों को काम पर रखा था। यह अच्छा है। डूडियन को राहत मिली। उस स्थिति में आपको लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और इसे वापस ले जाना चाहिए। अब निकोलस स्तब्ध रह गया। डूडियन की आंखें चमक उठीं। क्या कोई समस्या है? अध्याय 606। निकोलस ने देखा कि डूडियन गुस्से में था और उसकी खोपड़ी सख्त हो गई, लेकिन उसने फिर भी कहा, युवा मास्टर, रोपण आधार को वापस लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्तमान मेल परिवार ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। जब तक आप अपनी पिछली पहचान को बहाल नहीं कर सकते, मेल परिवार हमें जमीन पर कब्जा करने के अपराध में गिरफ्तार कर लेगा। जो मैं देख रहा हूं, मेल परिवार शायद हमें दंडित न कर पाने को लेकर चिंतित है। अगर हम अब बलपूर्वक आधार पर कब्जा कर लेते हैं तो वे संभवतः सबूत जब्त कर लेंगे और हमें मिटा देंगे। उसकी बातें सुनकर मेसन ने तुरंत गुस्से में कहा, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहे हो। स्पष्ट रूप से वे वही हैं जिन्होंने इसे हमसे छीन लिया, फिर भी वे वही हैं जिन्होंने सबसे पहले शिकायत की। निकोलस ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और आह भरते हुए कहा, क्या इस तरह की बात बेहदाम नहीं है? मेसन और भी क्रोधित था। यह आपकी राय के कारण है कि आप अधिक से अधिक चीजों को उल्टने की अनुमति दे रहे हैं। निकोलस अवाक रह गए। वह खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। डूडियन की उंगली धीरे से सोफे के चमड़े के आर्मरेस्ट को छू गई। आप इस मामले को संभाल सकते हैं। मेल परिवार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। डूडियन की ओर देखकर निकोलस चौंक गया। इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्यों? युवा मास्टर, क्या आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? ये थोड़ा अनुचित है। आपके पास मंदिर के मास्टर की पहचान नहीं है। मेल परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मेरे अपने तरीके हैं। डूडियन ने अपना हाथ लहराया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ। निकोलस आश्चर्यचकित था। उसने डूडियन की ओर देखा, लेकिन देखा कि युवक शांत और शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रणनीति बना रहे हों। निकोलस उत्सुक था। उसने सभी संभव उपाय आजमाए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। डूडियन और मेल परिवार नश्वर दुश्मन थे। मेल परिवार के लिए इसे रोकना मुश्किल था। आखिरकार कोई भी बैठकर दुश्मन के बड़े होने और उन्हें नष्ट करने का इंतजार नहीं करेगा। हालांकि चूंकि डूडियन ने ऐसा कहा था, वह केवल वही कर सकता था जो उसे बताया गया था। निकोलस के जाने के बाद डूडियन ने अपनी आंखें पीछे हटा लीं और उदासीनता से कहा, ग्लेन, सगे, वेनेत, तुम तीनों मेरे साथ बाहर जाओगे। वे तीनों चौंक गए और तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। डूडियन ने न्यूज़ से कहा, तुम रुको और देखो। हाँ मास्टर। न्यूज़ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। डूडियन तुरंत उठा और महल से बाहर चला गया। आयशा परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। मास्टर, ये कौन है? ग्लेन ने आयशा को डूडियन के पीछे आते देखा। वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। डूडियन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उदासीनता से कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं है और परवाह नहीं है, जब तक आप उसके करीब नहीं जाते। हालांकि वह बहुत कोमल है, लेकिन वह अजनबियों से नफरत करती है। यदि आप उसके करीब जाते हैं तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। वे तीनों चौंक गए। डूडियन के शब्दों का मतलब था कि लड़की उन्हें मारने की क्षमता रखती थी। हालांकि उन्हें लगा कि लड़की असाधारण थी। उनका मानना था कि वे बाहरी दीवार में शीर्ष पर थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो उन्हें हरा सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उन्हें मारना चाहते थे। वेनेत की नज़र कुछ देर तक रहस्यमयी लड़की की पीठ पर टिकी रही। उसे लगा कि उसने पहले भी उसे पीछे देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। उसने जल्दी से अपने विचार एकत्र किए और डूडियन से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मेल परिवार, डूडियन ने कहा। वे तीनों स्तब्ध रह गए। डूडियन महल से बाहर आया और नदी के किनारे चला गया। सगे डूडियन को सैनिकों की निगरानी से बचने के लिए याद दिलाने ही वाला था कि उसने डूडियन की दिशा देखी। स्पष्ट था कि वह सिपाहियों की स्थिति में था। सगे मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। डूडियन ने मोर्चा संभाला और नदी के दूसरी ओर शिविर में चले गए। कैंप फायर के आसपास 7 या 8 सैनिक बारबेक्यू कर रहे थे, खा रहे थे और पी रहे थे। जमीन पर बियर के कई खाली पीपे थे। बच्चे, चले जाओ, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। गश्त कर रहे सैनिकों में से एक ने डूडियन पर चिल्लाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था। जब डूडियन ने महल छोड़ा तो उसने उन पर ध्यान दिया था, विशेषकर सगे, ग्लेन और अन्य जो डूडियन के पीछे थे। वे डूडियन से बहुत परिचित थे। वे नहीं जानते थे कि वे आधी रात को यहाँ क्यों आए। डूडियन ने थोड़ा हाथ उठाया और ठंडे स्वर में कहा, मार डालो।
वे तीनों चौंक गए लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वेनेत डुडियन का अर्थ समझने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने मोर्चा संभाला और बाहर निकल गई। खंजर उसकी उंगलियों के बीच घूम गया और डुडियन पर चिल्ला रहे सैनिक की गर्दन में घुस गया। ये सिपाही तो एक साधारण सिपाही था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसे मार दिया गया। सगे और ग्लेन ने तुरंत आक्रमण किया। पलक झपकते ही आग के पास आराम कर रहे और तंबू में सो रहे सभी सैनिकों को उन तीनों ने मार डाला। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। सभी सैनिकों को मारने के बाद वे तीनों डुडियन वापस आ गए। ग्लेन का चेहरा बदसूरत था जब उसने डुडियन से कहा, मास्टर, मुझे डर है कि सेना इसे जाने नहीं देगी। मैं ही वह हूं जो इसे जाने नहीं दूंगा। डुडियन की आंखें ठंडी थीं। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से बेचैनी और हत्या के इरादे की लहर महसूस हुई। वह तेजी से घूमा और चकमा दे गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और जमीन पर पड़े एक सैनिक के शरीर पर झपटा। यह आयशा ही थी जो डुडियन के पीछे चल रही थी। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर वे तीनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन तीनों ने अपनी आंखें फैलाईं और अविश्वास से उस दृश्य को देखा जब उन्होंने देखा कि आयशा सिपाही की गर्दन काट रही है। डुडियन का चेहरा भी बदल गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की झलक थी। वह आगे बढ़ा और आयशा को काटने से रोकने के लिए उसका कंधा पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा मत बनो। इस तरह का कचरा आपके स्पर्श के लायक नहीं है। तुम्हें इसे सहना होगा। इतना कहने के बाद उसने दो छोटी छोटी तड़क भड़क वाली उंगलियां बनाईं। उंगलियां चटकाने की आवाज सुनकर आयशा की काटने की क्रिया तुरंत बंद हो गई। हालांकि उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसे इस तरह देखकर डुडियन को पता चल गया कि वह सहने की पूरी कोशिश कर रही है। उसने तुरंत उसके हाथ में मौजूद सिपाही की लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने तुरंत उसके शरीर को उठाया और तेजी से जाने के लिए मुड़ा। शव से काफी दूर जाने पर वह रुक गया। उसने आयशा को जमीन पर लिटा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी शांति वापस आ गई है और वह पहले की तरह बेचैन नहीं रही। डुडियन को राहत मिली। वह मुड़ा और ग्लेन और बाकी दो की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, आपने यहाँ जो देखा है उसे लीक न करना ही सबसे अच्छा है। सगे सदमे से उबर गया और जल्दी से सिर हिलाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि लड़की की धड़कन के साथ क्या हो रहा था। ये कोई आम लड़की नहीं थी। उसके उत्साहपूर्वक अपनी ही प्रजाति को कुतरने के दृश्य ने उसके दिल की गहराइयों को ठंडा कर दिया। अध्याय 607। हैशा को सैनिक की लाश को कुतरते हुए देखने के बाद ग्लेन, वेनेत और सगे अवचेतन रूप से डुडियन से कुछ मीटर पीछे रह गए। उन्होंने हैशा के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की जो डुडियन के पीछे चल रही थी। उन्होंने अनगिनत खूंखार लोगों को देखा था लेकिन इतना रक्तपिपासु और क्रूर व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा था। और तो और पिछले सीन से ऐसा लग रहा था कि डुडियन भी शायद इस लड़की को पूरी तरह दबा नहीं पाएगा। वे तीनों ऐसे चुप रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोजार्ट नदी छोड़ने के बाद डुडियन रुका और ग्लेन से पूछा, आपने पहले कितने भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया था? ग्लेन को नहीं पता था कि डुडियन का इस सवाल से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से बताया, सैन्य और अन्य बलों का ध्यान आकर्षित करने के डर से हम आधे साल से गुप्त रूप से भर्ती कर रहे हैं। सामान्य सैनिकों की संख्या 8000 के करीब है। प्राथमिक शिकारी के स्तर पर लगभग 70 भाड़े के सैनिक हैं, मध्यवर्ती शिकारी के स्तर पर 7 और वरिष्ठ शिकारी के स्तर पर 2। डुडियन ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। मैं तुम्हें उन्हें लीड स्क्वायर में इकट्ठा करने के लिए आधे घंटे का समय दूंगा। ग्लेन चौंका, मास्टर, मुझे डर है कि आधे घंटे। हमें उन सभी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम जितना संभव हो उतना इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, ग्लेन को राहत मिली। उसने डुडियन की ओर देखा, क्या मैं जा रही हूँ? डुडियन ने सिर हिलाया। ग्लेन दूर चला गया और रात में गायब हो गया। ग्लेन के जाने के बाद डुडियन सगे और ग्वेनेथ को बैठक स्थल पर ले गए। आधा घंटा बीत गया। जब डुडियन और अन्य लोग लीड स्क्वायर पर पहुंचे तो स्क्वायर में हजारों लोग एकत्र थे। वे अस्त व्यस्त खड़े थे और कानाफूसी कर रहे थे। डुडियन ने शोर शराबा वाला दृश्य देखकर भौहें चढ़ा दी। क्या यह आपका प्रबंधन है? वेनेत को पता था कि डुडियन के शब्द उस पर निर्देशित थे। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके होंठ हिल गए। मैं तुरंत सफाई कर दूंगी। उसने देखा कि डुडियन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहां से चली गई और चौक के सामने आ गई। चुप रहो। जब प्लाजा के सामने मौजूद कई 100 लोगों ने ग्वेनेथ की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत अपनी चर्चा रोक दी और शांत हो गए। आगे पीछे लोग अभी भी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपने सामने अजीब स्थिति देखी और धीरे धीरे अपनी चर्चा बंद कर दी। वे पंजों पर खड़े हो गए और आगे की ओर देखने लगे। आपका अधीनस्थ कमांडर ग्वेनेथ का स्वागत करता है। भीड़ से 3 व्यक्ति बाहर आए और सम्मानपूर्वक ग्वेनेथ का स्वागत किया। ग्वेनेथ ने बेरुखी से उत्तर दिया, सभी को तैयार होने और आदेशों की प्रतीक्षा करने का आदेश दें। उन तीनों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। फिर वे मुड़े और भीड़ के पास लौट आए। एक क्षण बाद 10 से अधिक आकृतियां भीड़ के पास से गुजरीं।
मूल रूप से ढीली भीड़ का नेतृत्व इन 10 लोगों ने किया क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक विशाल वर्गाकार संरचना बनाई। इस समय प्लाजा के बाहर से कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। 100 से अधिक लोगों के एक समूह का नेतृत्व ग्लेन ही कर रहे थे जब वे इस स्थान की ओर दौड़े। शोरगुल वाला चौराहा एक पल में शांत हो गया। राहगीर डरे हुए थे और चौक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ग्वेनेथ तुरंत डूडियन के पास वापस आए। यंग मास्टर, हम आपके आदेश के लिए तैयार हैं। डूडियन ने कहा, मेरे आदेश भेजो। हर कोई लड़ने के लिए हमारा अनुसरण करेगा। आज रात हम मेल परिवार का नरसंहार करेंगे। ग्वेनेथ का दिल कांप उठा। उसने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और उत्तर दिया, हाँ। डूडियन की बातें सुनते ही सगे का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये प्रदर्शन जितना सरल नहीं था। आज रात एक खूनी तूफान आएगा जो पूरी बाहरी दीवार को खतरे में डाल देगा। वह थोड़ा चिंतित था। उनकी ताकत से मेल परिवार पर हमला करना मुश्किल नहीं होगा, हालांकि हमले के बाद यह एक वास्तविक समस्या होगी। आखिरकार मेल परिवार एक प्रसिद्ध प्राचीन कुलीन था। बाहरी दीवार में उनके बहुत सारे संबंध थे। सेना और होलीसी दोनों के परिवार के सदस्य थे। इन लोगों के पास उच्च शक्ति थी। जब तक वे अन्य ताकतों को उन पर हमला करने के लिए उकसाते रहे। डूडियन की पीठ की ओर देखते हुए वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। हालांकि उसे लगा कि यह युवक उससे अलग है। हालांकि वह युवा और तुच्छ था, लेकिन वह 80 वर्षीय लोमड़ी की तुलना में अधिक सहनशील और चालाक था। वह आवेगी व्यक्ति नहीं था। उसका हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। जब सगे सोच रहा था तब ग्वेनेथ पहले ही चौक पर लौट आई थी। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, हर कोई आज रात मेल परिवार का नरसंहार करने के लिए मेरे पीछे आओ। हम तुरंत लड़ेंगे। आवाज फैल गई और राहगीरों ने सुन लिया। वे डर गए और भाग गए। सभी भाड़े के सैनिक स्तब्ध रह गए लेकिन जल्द ही उत्साहित हो गए। वे एक स्वर में चिल्लाए। ग्लेन डूडियन के पक्ष में वापस गया, मास्टर, समय कम है। मैं केवल इन लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह पर्याप्त है या नहीं। डूडियन ने कहा, ग्वेनेथ को सूचित करें और उसे टीम का नेतृत्व करने दें। हम पहले जाएंगे। आप पहले जा रहे हैं। डूडियन ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे मुड़ गया। सगे रुका और उसके पीछे चला गया। ओगोंग मीव्स वोगांग शहर व्यापारिक जिले के पश्चिमी भाग में अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ब्लू लेक नामक एक प्रसिद्ध झील है। ब्लू झील विशाल और स्पष्ट है। ये कई स्वादिष्ट और दुर्लभ मछलियों का घर है। इस शहर में रहने वाले लोग पीढ़ियों से मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ने का कौशल यहाँ 100 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा था। एक बार कहावत थी कि अगर वोगांग के लोग चल सकते हैं तो वे तैर भी सकते हैं। इस कहावत में वोगांग के लोगों की प्राकृतिक जलीय प्रकृति का वर्णन किया गया है। शहर के केंद्र में सबसे समृद्ध स्थान के बीच में 3 इमारतें थीं जो सबसे अलग थीं। पहला स्वाभाविक रूप से लाइट के आशीर्वाद कैथेड्रल का चर्च था और दूसरा विजेता परिवार का महल था जो वोगांग का पिछला कुलीन था और तीसरी इमारत मेल परिवार का नवनिर्मित महल था। कम ही लोग जानते थे कि विजेता परिवार और मेल परिवार कभी दूर के रिश्तेदार थे। उनके पूर्वजों ने अंतर्जातीय विवाह किया था, लेकिन बाद में जब विजेता परिवार ने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेल परिवार से संपर्क तोड़ दिया। अब दोनों परिवार फिर से एक हो गए हैं। मिस शाया 3 महीने में वोगांग की नीली झील के छोटे नमक वाले समुद्र में ट्यूना फसल के मौसम में होगी। हमारी पिछली आय के अनुसार इस साल हमारे पास कम से कम 100,000 सोने के सिक्के होंगे। इन 100,000 सोने के सिक्कों का उपयोग सैनिकों की भर्ती और शिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। यह आपकी वापसी में मदद करने के लिए पर्याप्त होगा। खाने की मेज के दूसरे छोर से काले सूट में मूंछों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। डाइनिंग टेबल बहुत लंबी थी, लगभग 6 मीटर लंबी। सौभाग्य से हॉल बेहद शांत था, जिससे उसकी आवाज़ टेबल के दूसरे छोर तक पहुंच गई। चेहरे पर मुस्कान के साथ सारा ने अपना वाइन ग्लास उठाया और कहा, इस बार आपने हमारे लिए जो उपकार किया है उसे मेरे दादा और पिता कभी नहीं भूलेंगे। भविष्य में जब मेल परिवार भीतरी दीवार पर लौटेगा तो हम निश्चित रूप से आपके विक्टर परिवार को अपने साथ लाएंगे। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपना गिलास उठाया। वह मुस्कुराया और कहा, मिस सारा, आप बहुत दयालु हैं। आपके जैसी सुंदर और बुद्धिमान बेटी को जन्म देना आपके पिता के लिए वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। आओ। उसने अपना गिलास थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि वह उससे 6 मीटर की दूरी पर था, फिर भी गिलास की ऊंचाई अभी भी सारा के गिलास के मुंह के नीचे सटीक रूप से नियंत्रित थी। ये सम्मान का प्रतीक था। सारा ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि वह मुझे वोगांग शहर लाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के दृश्य सुंदर हैं, समुद्री भोजन स्वादिष्ट है और यह रहने और सेवानिवृत्त होने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। अब जब मुझे अंततः यहाँ आने का अवसर मिला है तो वास्तव में 100 बातें सुनने की तुलना में इसे देखना बेहतर है। मैंने सुना है कि वोगांग टाउन ने कई साल पहले वोगांग शहर के भर्ती द्वार को रद्द करने के लिए सेना के साथ एक समझौता किया था।
मिस्टर जैमे वास्तव में एक बुद्धिमान जमींदार हैं। जैमे धीरे से मुस्कुराया, नहीं नहीं, ये सब मेरे पिता का काम है। वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हाल ही में उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह कहता रहता है कि वह बूढ़े मिस्टर जॉर्ज से मिलना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात है कि यात्रा थका देने वाली है, यात्रा लंबी है और वह पुरानी बीमारियों से ग्रस्त है। अफसोस की बात है, भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जैमे, आपका परिवार पीढ़ियों से वुगांग शहर का प्रबंधन कर रहा है और उसने लोगों का दिल जीता है। आप आगे क्यों नहीं जाते और सैन्य अधिकारों के लिए आवेदन करने के लिए विशाल दीवार मार्ग को किराए पर क्यों नहीं लेते? जैमे की आंखें चमक उठी, उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। दुर्भाग्य से मेरे पिता बहुत जिद्दी हैं। वह केवल इस छोटे शहर की रक्षा करना चाहता है और अपने बुढ़ापे का आनंद लेना चाहता है। उस आदमी का बेटा होने के नाते मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि अगर मैं भीतर की दीवार पर लौट सकता हूं, तो इसे मेरे पिता की लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी करने के रूप में माना जा सकता है। सारा ने थोड़ा सिर हिलाया, उसने कहा, आंतरिक दीवार पर लौटना भी मेरे पिता की लंबे समय से पोषित इच्छा है। उस समय मेल परिवार और आपके विक्टर परिवार को आंतरिक दीवार से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ दिए थे। इतने सालों के बाद मेरे दादा और मेरे पिता सभी की एक ही इच्छा है। वे सभी भीतर की दीवार पर लौटना चाहते हैं और फिर से कुलीनता की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। वह रुकी और अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। उसकी आवाज़ में आक्रोश की झलक थी। उसने कहा, मेलोन कंसोर्टियम, जो मूल रूप से हमारे पारिवारिक कबीले द्वारा चलाया जाता था, को पहले ही आंतरिक दीवार पर लौटने का अवसर मिल गया है। मैं उस शापित घृणित व्यक्ति से नफरत करता हूं जिसने हमारे पारिवारिक वंश को गंदे तरीकों से फंसाया और हमारे पारिवारिक वंश को दिवालिया बना दिया। अन्यथा हमारा मेल परिवार और मिस्टर जैमे पहले ही भीतरी दीवार पर लौट आए होते। जेम्स ने चुपचाप उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा एक अवसर मिलेगा। मिस शाया, नाराज मत होइए, आज देर हो गई है। मैं एक कदम पीछे हटूंगा और कल आपसे बात करूंगा। सारा ने तुरंत अपना क्रोधित चेहरा दूर किया और कहा, मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। मिस शाया, आप बहुत दयालु हैं। जेम्स खड़ा हुआ और मेल परिवार के महल को छोड़कर पास के विक्टर परिवार के महल में लौट आया। जैमे की आकृति को रात में गायब होते देख साया के चेहरे की मासूम मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडा भाव प्रकट हुआ, धिक्कार है तुम पर। क्या आप केवल 100,000 सोने के सिक्कों के साथ जहाज पर चढ़ना चाहते हैं? सपने देखते रहो, मिस। क्या विजेता परिवार अभी भी केवल 100,000 सोने के सिक्के देने को तैयार है? उसके बगल में एक छोटे बालों वाली नौकरानी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। साया ने रुखाई से कहा, इस देश के मछुआरे अदूरदर्शी हैं। अब जबकि हमारा मेल परिवार मुसीबत में है, अगर वह ईमानदारी से हमारी मदद करेगा तो हम उसकी महान दयालुता को याद रखेंगे। आप केवल 100,000 सोने के सिक्कों के साथ एक एहसान मांगना चाहते हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि हमारा व्यवसाय अभी तक खुला नहीं हुआ है, तो मुझे इस छोटी सी राशि को स्वीकार करने में भी परेशानी नहीं होती। नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा, आप सही हैं मेरी महिला। सारा ने अपनी निगाहें पीछे हटा लीं और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडक तुरंत गायब हो गई और सौम्यता की झलक दिखाई देने लगी। लिसा, तुम अकेली हो जो मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी महिला, लिसा ने धीरे से कहा। सारा थोड़ा मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो अंदर चलें। हाँ माय लेडी, लिसा ने सिर हिलाया। वे दोनों हाथ में हाथ डाले दूसरी मंजिल के कमरे तक चले गए। जब रास्ते में नौकरों ने उन दोनों को देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया और उनके पैर की उंगलियों को घूरने लगे। झांकने की हिम्मत नहीं हुई। सारा लिसा को कमरे में ले जाने के बाद उसने तुरंत अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, अचानक कमरे से एक ठंडी आवाज़ आई, जिससे हवा थोड़ी ठंडी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेहद बुद्धिमान मिस मेल को ऐसा शौक होगा। मानो उसे चाकू मार दिया गया हो। सारा अचानक पलटी और गुस्से से बोली, कौन है? जैसे ही उसने इतना कहा, उसे कमरे के मुख्य हॉल में सोफे पर 3 आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से 2 खड़े थे जबकि एक बैठा था। जो व्यक्ति बैठा था वह अपने पैर क्रॉस किए हुए था और बेहद आरामदायक स्थिति में सोफे पर झुका हुआ था। उसके बाल काले थे और भाव ठंडा था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक व्यंग्य था। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद सारा के चेहरे पर गुस्सा ज्वार की तरह उड़ गया। उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया और जब वह धीरे धीरे कमरे के पीछे की ओर बढ़ी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद करने का अफसोस हुआ। इसे लाओ, डुडियन ने सारा की छोटी सी हरकत देखकर उदासीनता से कहा। काल मुस्कुराया जब उसकी आकृति अचानक उन दोनों के सामने आ गई। वह सारा पर हमला करने ही वाला था कि अचानक हवा का एक झोंका उस पर आ गिरा। लिसा की गति बेहद तेज थी। वह कोई साधारण नौकरानी नहीं थी। वह थोड़ा चौंक गया जब उसने देखा कि सारा ने तेजी से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया।
वह दरवाज़ा खोलने और मदद के लिए पुकारने को तैयार था। जैसे ही उसकी मुट्ठी लिसा की हथेली पर लगी, उसे गुस्सा आ गया। नर्म हथेली लिसा की छाती पर लगी और उसके शरीर से दरवाजे पर टकराए। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए सारा और सारा के कंधों को पकड़ लिया और उन्हें डूडियन के सामने फेंक दिया। सारा ने दर्द से अपना कंधा ढक लिया और चिल्लाने लगी। लिसा ने तुरंत उसका समर्थन किया, मिस, क्या आप ठीक हैं? सारा ने अपने होंठ काटे और गुस्से से डूडियन की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि यह वुगांग शहर है। ये सेना के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण शहर है। यदि आप मुझे मार डालेंगे तो सेना और परमधर्मपीठ मामले की अंत तक जांच करेंगे। हमारा मेल परिवार एक कुलीन परिवार है। हर कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। उल्लंघन। डूडियन की उदासीन आंखों में द्वेष का एक निशान दिखाई दिया। उसने सगे की ओर देखा। क्या तुम्हें सुंदरियां पसंद नहीं हैं? क्या तुम्हें ये सुंदरता पसंद है? सगे ने सारा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे फीमेल फेटले पसंद नहीं है। मैं तुमसे उससे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे उसे चोदने के लिए कह रहा हूँ। डूडियन ने उत्तर दिया। सगे ने अपना सिर खुजलाया। यह कोई समस्या नहीं है। नहीं। लिसा उठ खड़ी हुई और डूडियन की ओर देखा। मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी, भले ही मैं मर जाऊं। डूडियन ने उसके परिचित चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा मजबूत होता जा रहा था। बहुत समय हो गया। लिसा, क्या तुम मेरे बारे में भूल गई हो? लिसा ने रुखाई से कहा। बेशक मैं नहीं भूलूंगी। हम मीशान अनाथालय से हैं। अगर तुम्हें अब भी हमारी पुरानी दोस्ती याद है तो चलो। जब तक आप मिस को जाने देंगे, मैं आपसे कुछ भी वादा करूंगा। नहीं, सारा ने दृढ़ता से कहा। डूडियन ने उदासीनता से कहा। पुरानी दोस्ती? जब मुझे गोद लिया गया तो तुम मुझे हानि पहुंचाना चाहते थे। आपने कहा कि मैं गूंगा हूं और गोद लेने वाले को छीन लेना चाहता हूं। अब लगता है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक माली से आगे बढ़कर मीशान परिवार की प्रसिद्ध मिस की निजी नौकरानी बन जाएंगी। ऐसा लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को नहीं देखा। भविष्य हमेशा अच्छा होता है। लिसा का चेहरा बदसूरत हो गया। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप गोद लेना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। हाँ, डूडियन ने सिर हिलाया। मैं आपसे सहमत हूँ। इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। आप। लिसा ने अपने दांत भींच लिए। डूडियन उठ खड़ा हुआ। पहले उन्हें बांधो और फिर खूबसूरत मिस सारा को सरप्राइज दो। सारा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? हम कुलीन हैं, रईस। डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। क्या आपके पास कोई उपाधि है? अध्याय 608। सारा ने अपने होंठ चबाए। हालांकि मेल परिवार वाणिज्यिक जिले के प्राचीन कुलीनों में से एक था, लेकिन वाणिज्यिक जिले के अन्य कुलीनों की तरह उन्हें उपाधियां नहीं दी जाती थीं। वे केवल रईस थे। डूडियन की ठंडी आंखों को देखते हुए सारा को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। उसने अपने दांत पीस लिए। भले ही हमें कोई उपाधि न मिले, हम अभी भी कुलीन हैं। जब हम भीतरी दीवार पर लौटेंगे तो हमें एक उपाधि दी जाएगी। यदि अन्य रईसों को पता चलेगा कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। यदि आप अभी चले गए तो मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मेल परिवार के नाम पर आपसे वादा करता हूँ। डूडियन ने उपहास किया। एक रईस? वह एक असली रईस के हाथों के नीचे सिर्फ एक कुत्ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके दादा कौन हैं? मैं मामला खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। वह दोनों के बीच से गुजरा और बिना पीछे देखे चला गया। सारा स्तब्ध रह गई। उसने डूडियन की ओर देखा। चिल्लाते हुए उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। झुगी झोपड़ी, तुम झुगी झोपड़ी। टकराना। सगे ने तुरंत हमला किया और उसे बाहर कर दिया। उसने नौकरानी लिसा पर हमला करने के लिए अपना हाथ घुमाया। लिसा ने तुरंत रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन सगे इस बार तैयार था। वह आसानी से उसके हमले से बच गया और उसकी गर्दन काट दी। वो बेहोश हो गई। तुम यहीं रहो और उन पर नजर रखो। डूडियन ने दरवाज़ा खोला और कहा। सगे थोड़ा चौंका। क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? डूडियन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह पहले ही कमरा छोड़ चुका था। गलियारे के बाहर नौकरानी ने डूडियन को कमरे से बाहर आते देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और तुरंत उस पर चिल्लाई। डूडियन ने धीरे से अपनी उंगलियां रगड़ीं। उसके पीछे आयशा का भावशून्य चेहरा अचानक जाग उठा। उसकी गहरी और भावहीन आंखों से दो रक्तपिपासु रोशनियां निकलीं और अचानक बुझ गईं। एक पल में एक तीखी चीख गलियारे से वापस उस कमरे तक गूंज उठी जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। सगे ने अत्यधिक भय की चीख सुनी। उसे अचानक अपने शरीर में ठंडक फैलती हुई महसूस हुई। यह ऐसा था मानो थोड़े से खुले दरवाजे के बाहर दुष्ट भूत हों जिन्होंने मानव संसार को यातनागृह में बदल दिया हो। गलियारे के दोनों ओर की दीवारों पर खून बिखरा हुआ था। डूडियन नौकरानियों की लाशों को पीछे छोड़ते हुए चुपचाप चला गया। डूडियन के पीछे खून से लथपथ एक आकृति बह रही थी। दोनों कदम दर कदम खूनी गलियारे से नीचे चले गए।
मिश्रधातु के जूते लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़े और चरमराने लगे। दूसरी मंजिल पर पहरेदारों की चीखों ने महल को उत्तेजित कर दिया था। जब डुडियन सीढ़ियों पर आए तो मेल परिवार का प्रतीक पहने हुए 1 दर्जन से अधिक शूरवीर हॉल में पहुंचे। वे लंबे भालों और तलवारों से लैस थे। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा और डुडियन को देखा। उसी समय उन्होंने देखा कि डुडियन के बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे और उनकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। शूरवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और तुरंत ऊपर दौड़ पड़े। उनमें से कुछ ने डुडियन को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्लाने लगे। वाह! आयशा को खून की गंध आ रही थी। इससे पहले कि शूरवीर सीढ़ियों की ओर दौड़ते, वह पहले ही नीचे उतर चुकी थी। वह एक बैंगनी प्रेत की तरह थी। वह शूरवीरों के समूह में घुस गई और एक अंतर को तोड़ दिया। उसके हाथ बिजली की तरह चमक रहे थे। उसके नुकीले नाखून शूरवीरों के कठोर कवच को आसानी से फाड़ देते थे। वह भीड़ों के झुंड में घुसे हुए भेड़िए की तरह थी। एक पल में 4 या 5 शूरवीरों को उड़ते हुए भेजा गया। अन्य 2 शूरवीर उसके हाथों पकड़े गए और डर के मारे संघर्ष करने लगे, लेकिन उनसे छूटना मुश्किल था। डीन ने देखा कि हालांकि आयशा में मरे हुए लोगों के समान ही खून की प्यासी विशेषता थी, लेकिन जब उसने हमला किया तो उसके और सामान्य मरे हुए लोगों के बीच एक बड़ा अंतर था। वह वास्तव में जानती थी कि नाइट के भाले की तेज धार से कैसे बचना है। उसका दिल 2 धड़कनों से तेज हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी भी एक मानव के रूप में अपनी चेतना का हिस्सा बरकरार रखा हो? इस खोज ने उन्हें उत्साहित कर दिया। उसे लगा कि यह तो रात का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जल्द ही हॉल में पहुंचे शूरवीरों को आयशा ने मार डाला। मरे हुए लोगों के हमले का तरीका पहले जीवित प्राणियों पर हमला करना था, न कि बिना किसी परवाह के उन्हें काटना। जब सभी शूरवीरों का वध कर दिया गया तो आयशा की खून की प्यासी निगाहें तुरंत हॉल में नौकरानियों, बटलरों, नौकरानियों और अन्य नौकरों पर गईं। ये लोग इतने डरे हुए थे कि उनके पैर नर्म हो गए थे और वे मौके पर कांप रहे थे। आयशा को अपने ऊपर झपटते देख ये लोग मानो अपनी जान बचाकर भागना भूल गए। वे कांपते हुए वहीं खड़े रहे और उसकी ओर विनतीपूर्वक देखते रहे। उनकी आंखें भय से भर गईं और उनके गालों से आंसू बह निकले, परंतु वे रोए नहीं। इन लोगों की आंखों में आयशा का खूंखार चेहरा झलक रहा था। उन्होंने अपने हमलों में कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसका सिर काट दिया, उसकी छाती में घुस गए या उसका सिर तोड़ दिया। सभी हमले घातक और बेहद खूनी थे। ये दृश्य देखकर डीन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि आयशा की हमले की शैली आम मरे हुओं से अलग थी। इसके बजाय वह एक अनुभवी शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार की कमजोरी और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से जानती थी। शायद उसके होश में आने की उम्मीद है, उसने सोचा। डर की चीखें सुनकर उसकी आंखें आशा से भर गईं। क्या बात है! हंटर का कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के बाहर से आया। हॉल में पहुंचते ही वह चिल्लाया। उसने हॉल में दृश्य देखा। खून नदी की तरह बह रहा था। यह एक खूनी नरक की तरह था। वह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसे बाईं ओर से ठंडक महसूस हुई। उसने कठोरता से अपना सिर घुमाया और एक उत्तेजित और क्रूर चेहरा देखा। कश! उसका सिर उड़ गया। उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसका शरीर सीधा नीचे गिर पड़ा। डुडियन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कवच को देखा। यह एक वरिष्ठ शिकारी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो मेल परिवार उससे हार गया था वह इतने कम समय में न केवल ठीक हो जाएगा बल्कि एक वरिष्ठ शिकारी पर जीत भी हासिल कर लेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या करने के बाद आयशा को कुछ गंध महसूस हुई और वह तुरंत हॉल से बाहर चली गई। डुडियन तुरंत सीढ़ियों से नीचे कूद गया और तेजी से उसके पीछे चला गया। जैसे ही वह हॉल से बाहर आया, डुडियन ने व्यवस्थित कदमों की आवाज़ और कवच के घर्षण की आवाज़ सुनी। जल्द ही शूरवीरों और सरदारों का एक समूह महल के बाएं कोने में स्थित इमारत से बाहर निकल आया। जैसे ही वे महल के बाएं कोने से बाहर आए, आयशा ने उनका स्वागत करने की पहल की। खूनी नरसंहार तुरंत फिर से प्रकट हुआ और चीखें अंतहीन थीं। डुडियन ने अन्य स्थानों पर नजर डाली। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तापीय दृष्टि अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने अंधेरे में लाल गर्म धब्बे दिखाई दिए। उसकी नज़र पास की जागीर में दूसरे महल पर पड़ी। महल को मेल परिवार के झंडे से भी सजाया गया था। अध्याय 609। डुडियन ने आयशा द्वारा शूरवीरों को मारने का इंतजार किया। उसने कई बार प्रहार करने के लिए अपनी बाहों में रखी धातु की पट्टी का इस्तेमाल किया। ध्वनि ने जल्द ही आयशा का ध्यान आकर्षित किया। जब वह डुडियन की ओर बढ़ी तो उसका खूबसूरत चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। डुडियन ने अपना हाथ उठाया और सामने की ओर इशारा किया। आयशा का शरीर रुक गया। उसने डुडियन की उंगली का अनुसरण किया और मेल परिवार के झंडे के साथ महल को देखा। ये कौन है? अच्छा नहीं! जल्दी! चीख पुकार सुनाई देने लगी। महल के बाहर के पहरेदार आयशा के सामने बेबस थे। चूंकि आयशा ने लाश के जहर को अपना लिया था, उसकी ताकत अपनी मूल चरम स्थिति में लौट आई थी। इसके अलावा ज़ोंबी परिवर्तन के कारण वह कभी भी शारीरिक थकावट या चोट से प्रभावित नहीं होगी। जल्द ही आयशा ने शूरवीर को मार डाला और महल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चीख पुकार मच गई। डीन महल के बाहर खड़ा हो गया और ऊपर देखा।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दूसरी मंजिल की खिड़की पर कूद गया। उसने खुरदरी चट्टान पकड़ी और तीसरी मंजिल की बालकनी में कूद गया। कमरे में मौजूद लोगों ने बालकनी पर हलचल देखी और दौड़ पड़े। जब लोगों ने बालकनी का पर्दा उठाया तो एक पैर ऊपर गिर गया। वह खूबसूरत युवक जो कमरे के बीच में खड़ा था उड़ गया। उसकी छाती धंस गई और मुंह से खून निकला। वह मौके पर मर गया। ये दृश्य देखकर शूरवीर कवच पहने हुए लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उनके पास हथियार थे, फिर भी उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। जिस युवक को उड़ान के लिए भेजा गया वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह मेल परिवार द्वारा आमंत्रित एक ग्रैंड नाइट था। किसने सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और डूडियन उसे लात मारकर मार डालेगा। डूडियन कमरे में ऐसे चला गया जैसे आसपास कोई ना हो। जब उसने बिस्तर पर नजर डाली तो उसका चेहरा ठंडा था। वहां बिस्तर पर एक पीला अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था। उनके बाल काले और सफ़ेद थे। यह मेल परिवार के वर्तमान मुखिया मेल केन्सन थे। व्यापारिक जिले में व्यापार जगत में हलचल मचाने वाला वह दिग्गज व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके बगल में सफ़ेद कोट पहने दो डॉक्टर खड़े थे। एक पुजारी हाथ में बाइबल आशीर्वाद अध्याय लिए हुए था। कमरे में मौजूद हर कोई मृत युवक को देखकर सन्न रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बाहरी दीवार में इतना युवा व्यक्ति था। वह इतनी कम उम्र में पवित्र चर्च के ग्रैंड नाइट को मारने में सक्षम था। इसके अलावा वह उसे एक ही वार में मारने में सक्षम था। कमरे में एकदम सन्नाटा था क्योंकि नीचे से चीखें गूंज रही थीं। सभी का चेहरा खराब हो गया क्योंकि उन्हें पता था कि उन पर हमला करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं है। कौन? आप कौन हैं? यह मेल परिवार का क्षेत्र है। एक मध्यम आयु वर्ग का शूरवीर डूडियन के सामने खड़ा था और उसने अपने दांत भींचे हुए थे। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसकी नज़र में डूडियन की हथेली लगभग छाया की तरह थी। जैसे ही उसने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया, वह चौंक गया। टकराना! उसकी हथेली हथियार से टकराए। अधेड़ उम्र के आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में मौजूद हथियार पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो। प्रबल बल ने उसके हाथ सुन्न कर दिए। वह कुछ कदम पीछे हट गया और लगभग गिरते गिरते बचा। डूडियन ने उस आदमी की ओर नहीं देखा और कदम दर कदम बिस्तर के पास की ओर चल दिया। दोनों डॉक्टर और पुजारी जो बिस्तर के पास खड़े थे, जैसे ही वे किनारे हुए, कांपने लगे। पुजारी लगभग 60 वर्ष का था। उसकी हथेली कांपने पर उसके हाथ की किताब धड़ाम से नीचे गिर गई। कमरे में मौजूद अन्य लोग हैरान थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीछे हटना चाहिए या किताब उठानी चाहिए। डूडियन सीधे बिस्तर पर गया और धीरे से बैठ गया। उसने बेहोश मैल्कम की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और अपना चेहरा थपथपाया। उठो! मैल्कम स्तब्ध होकर उठा। उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। उसे सामने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। क्या ये किशोर था? क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? उन्होंने आंखें मूंद लीं। डूडियन ने फिर से उसका चेहरा थपथपाया। जागो! मैल्कम ने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने फिर से वह चेहरा अपने सामने देखा। वह थोड़ा परेशान था। अचानक उसने डॉक्टर और कई अन्य पारिवारिक शूरवीरों को देखा। क्या वह सपना देख रहा था? उसने आंखें झपकाईं और आखिरकार कमरे का दृश्य देखा। कुलपति, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? डूडियन ने उसकी ओर देखा। जैसे ही मेसन ने चारों ओर देखा तो उसका चेहरा बदल गया। वह अपने शरीर के दर्द के बारे में भूल गया। आपकी बेटी अभी भी यहीं है, डूडियन ने धीरे से कहा। कुलपति, घबराओ मत। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मुझे आपको दूर जाने और मेरे साथ आने के लिए परेशान करना होगा। मेल ने डूडियन की ओर देखते हुए जवाब दिया। तुम क्या करना चाहते हो? यह मेल परिवार है। क्या तुम रईसों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सबके दुश्मन बनना चाहते हो? डूडियन ने शांत भाव से कहा। जरूरत है तो क्या हुआ, सबके दुश्मन हो। मेल स्तब्ध था। डूडियन ने दोनों डॉक्टरों की ओर देखा। मिस्टर मेल की बीमारी क्या है? दोनों डॉक्टरों ने नीचे से आ रही चीखें सुनी। वे इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने डूडियन को अपनी ओर देखते हुए देखा। हाँ, ये दुष्स्वप्न जैसा बुखार है। डूडियन ने पूछा। क्या वह मर जाएगा? हमें शांत होने और स्वस्थ होने की जरूरत है। हमें इलाज में सहयोग करने की जरूरत है। डूडियन ने कहा। आप दोनों मिस्टर मेल को जीवित रखें। अगर मिस्टर मेल को कुछ हुआ तो आपको उनके साथ दफनाया जाएगा। क्या आप समझते हैं? वे दोनों इतने डरे हुए थे कि उनके सिर चावल चुभने वाली मुर्गियों की तरह लग रहे थे। टकराना! इसी दौरान अचानक दरवाजा खुला और कमरे में खून की बदबू आने लगी। दरवाजे के सामने एक लहूलुहान आकृति खड़ी थी। उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे मानो वह नर्क का कोई शैतान हो। बाहर लगातार चलने वाली चीखें इस पल गायब हो गईं। कमरे में मौजूद हर कोई खून से सनी आकृति को देखकर डर के मारे पीछे हट गया। डूडियन ने खड़े होकर दोनों डॉक्टरों की रक्षा की। वाह! आयशा उन शूरवीरों की ओर दौड़ी जो उसके बगल में थे। पलक झपकते ही आयशा ने शूरवीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
उनके आंतरिक अंग और आंतें पूरे फर्श पर बिखरी हुई थीं। कमरे में सभी बेहतरीन सजावटों पर खून बिखरा हुआ था। डूडियन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। आयशा का फिगर अचानक रुक गया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे, मानो वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। डूडियन ने अपने पीछे के 2 डॉक्टरों से कहा, आप यहीं रुकें, जल्द ही कोई आपको लेने आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को नहीं मारूंगा। दोनों डॉक्टरों ने डूडियन की बातें सुनी। उनके दिल जो डर से बुरी तरह जकड़े हुए थे, उन्हें थोड़ा राहत मिली। हालांकि वे चिंतित थे कि डूडियन ने अपनी बात नहीं रखी। उनके हृदय अब भी बहुत घबराए हुए थे। डूडियन आयशा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वह कदम दर कदम कमरे से बाहर चला गया। वह लाशों से भरे लंबे गलियारे के साथ चला और महल छोड़ दिया। वह मेल परिवार की जागीर के द्वार पर आया और रात में आयशा के साथ खड़ा रहा। उसने रुमाल निकाला और आयशा के गालों पर लगे खून के धब्बे पोंछ दिए। आयशा का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके मुंह का कोना अभी भी थोड़ा मुड़ा हुआ था। डूडियन ने अपने चेहरे पर खून के धब्बे पोंछे। उसके बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। वेनेत ने मोर्चा संभाला और उस स्थान पर पहुंची। वह वेनेत के पीछे चली गई और विशाल सड़क पर कब्जा कर लिया। ध्वनि राजसी थी। वेनेत ने डूडियन और आयशा को दरवाजे पर इंतजार करते देखा। वह चौंक गई और जल्दी से वहां से चली गई। उसने देखा कि आयशा डूडियन के बगल में खड़ी है। उसका खून ताज़ा था, खासकर उसकी हथेली पर। वह धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। वेनेत का चेहरा बदल गया। उसे वह दृश्य याद आ गया जहां उसने सिपाही के शरीर पर दांत से काटा था। वह थोड़ी घबरा गई और डूडियन से बोली, मास्टर, हम आ रहे हैं। डूडियन ने अपनी हथेली को पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया। अधिकांश विशेषज्ञ मर चुके हैं। बाकी लोगों से निपटने के लिए लोगों को ले जाएं। सगे से मेल परिवार के पिता और बेटी को लाने के लिए कहें। वेनेत स्तब्ध थी। वह डूडियन के पीछे की बड़ी जागीर को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। ये तेज रोशनी वाला था, लेकिन यह विशेष रूप से शांत लग रहा था। उसे हल्की हल्की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह अचंभित थी। डूडियन ने अकेले ही एक बड़े रईस के इलाके में नरसंहार किया था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? डूडियन ने देखा कि वेनेत ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह भौंचक्का रह गया। वेनेत ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मास्टर। उसने कुछ सोचा और पूछा, बाकी के बारे में क्या? उन्हें मार डालो। डूडियन ने कहा, मैं मेल परिवार के किसी भी अवशेष को नहीं देखना चाहता। अध्याय 610। वेनेत ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, हाँ यंग मास्टर। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और अपना हाथ लहराया, जिससे उसके पीछे बड़े समूह को जागीर में ले जाया गया। 1000 से अधिक लोगों का बड़ा समूह एक काले ज्वार की तरह था, जो जागीर के विभिन्न हिस्सों में उमड़ रहा था। एक पल में पूरी जागीर में चीख पुकार की लहर दौड़ गई। खून की गंध चुपचाप फैल गई। केवल रात का सन्नाटा रह गया। आधे घंटे बाद सगे बेहोश सारा और लिसा को जागीर के बाहर ले गया। ग्लेन ने बीमार मेल और 2 डॉक्टरों को बाहर निकाला। मेल बेहोश नहीं थी। उसका शरीर बिस्तर से बंधा हुआ था और वह संघर्ष नहीं कर सका। उसे जागीर से बाहर कर दिया गया। उसने देखा कि डीन रात में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह दहाड़ते हुए बोला, कमीने, तुम्हें नरक में जाना चाहिए। डूडियन धीरे से घूमे और उदासीनता से उनकी ओर देखा। अपने लोगों को मरते हुए देखना कैसा लगता है, मिस्टर मेल? धिक्कार है जानवर। मेल ने उसे गुस्से से देखा, तुम इंसान नहीं हो। एक दिन तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तुम्हारे पाप कभी नहीं धुलेंगे। तुम मरने के लायक हो। डूडियन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में कौन रहता है? भगवान मेरा न्याय नहीं कर सकते, एक इंसान की तो बात ही छोड़िए। मेसन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इतने गुस्से में थे कि उनके सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह खांसने और खून थूकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डूडियन ने उदासीनता से कहा, उसे ले जाओ। हाँ। ग्लेन ने सिर हिलाया। उसने बिस्तर उठाने वाले 2 भाड़े के सैनिकों को बुलाया और मेसन को भेज दिया। वेनेत अपने पीछे भाड़े के सैनिकों के एक समूह के साथ जागीर से वापस आए। वह नौकरों की वेशभूषा में बड़ी संख्या में लोगों को ले जा रही थी। वेनेत तुरंत डूडियन के सामने आए। यंग मास्टर, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? डूडियन ने उन लोगों पर नजर डाली जिनके साथ वह जा रही थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेल परिवार के अवशेषों को पीछे न छोड़ें? वेनेत ने आगे कहा, मास्टर, ये लोग मेल परिवार के सदस्य नहीं हैं। वे किराए के नौकर हैं। वे सामान्य लोग हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि उनके मन में मेल परिवार के लिए कोई भावना नहीं है? डूडियन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। वेनेत स्तब्ध थी। मालिक मर चुका है। एक नौकर के रूप में क्या उसे उसके मालिक के साथ नहीं दफनाया जाना चाहिए? डूडियन ने उदासीनता से पूछा। वेनेत ने अपने होंठ काटे। वह जानती थी कि डूडियन उसे मारने पर आमादा था। वह पलटी और सिर काटने का इशारा किया। वहां कुछ तेज तर्रार नौकर थे जिन्होंने डूडियन की बातें सुनी। वे तुरंत रोने और गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने खुद को उनसे दूर करने की कोशिश में मेल परिवार को डांटा।
भाड़े के सैनिकों ने ग्वेनेथ का हाव भाव देखा और अपने हथियार निकाल लिए। बाकी नौकर घबरा गए और जमीन पर गिर पड़े। ये दुखद दृश्य देखकर ग्वेनेथ सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पीएफएफटी, 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 धातु के ब्लेडों के मांस को काटने की आवाज़ लगातार आती रही। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। जो लोग ग्वेनेथ से दूर थे उनका खून ग्वेनेथ के चिकने चेहरे पर बिखर गया। हल्की गर्मी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने नौकरों का एक के बाद एक सिर काटा जा रहा था। खून नदी की तरह बह रहा था और पूरी जमीन पर सिर थे। उसके पीछे के बाकी लोग अभी भी जमीन पर पड़े रो रहे थे और बेतहाशा प्रार्थना कर रहे थे। जल्द ही सारी प्रार्थनाएं गायब हो गईं। वहां केवल लाशें और बच्चों की चीखें थीं। ग्वेनेथ ने देखा कि नौकर बच्चों को ले जा रहे थे। वह तेजी से आगे बढ़ी और लोगों को उन्हें ले जाने का आदेश दिया। वह घूमी और उन्हें डुडियन वापस ले आई। वह बोलने ही वाली थी कि डुडियन ने रुखाई से कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्वेनेथ ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मास्टर, ये बच्चे निर्दोष हैं। क्या आप उन्हें जाने देंगे? डुडियन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। उसने कहा, तुमने उन वयस्कों को मार डाला है जो दशकों से जीवित हैं। क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता कि तुम्हें इन बच्चों पर दया आती है? या क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे इतने क्रूर हैं कि उन्हें मारा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है? ग्वेनेथ स्तब्ध थी। उसने ऐसा सोचा था। डुडियन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और उपहास किया, इन बच्चों ने कोई बुरा काम नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे दयालु हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें क्षमता नहीं है। जब वे बड़े होंगे तो वे दूसरों की तरह सामान्य लोग होंगे। न मरने के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए उनके पास क्या योग्यता है? आपको लगता है कि यह क्रूर है? यह आपकी दृष्टि, श्रवण और कल्पना के कारण उत्पन्न एक प्रतिबिंब मात्र है। ग्वेनेथ अवाक थी। वह नहीं जानती थी कि कैसे खंडन किया जाए, लेकिन अपने दिल में वह जानती थी कि ऐसा व्यवहार गलत था। लेकिन वह ये नहीं कह सकी कि क्या गलत था। अगर हम इन कमीनों को आज यहाँ छोड़ दें तो वे 10 वर्षों में वे चूहे बन जाएंगे जिनसे हम सबसे अधिक नफरत करते हैं। संसाधन सीमित हैं। जिन संसाधनों के साथ वे बड़े हुए हैं वे कई गरीब और भूखे परिवारों को खिलाने के लिए पर्याप्त हैं। डुडियन ने उदासीनता से कहा, यदि आपके पास ऐसा करने का दिल नहीं है तो आप पहले छोड़ सकते हैं। ग्वेनेथ चुप रही। वह भीतरी दीवार में अनुशासन अधिकारी हुआ करती थी। वह दुष्टपंथियों और हिंसक शिकारियों का शिकार करने में माहिर थी। हालांकि उसे रईसों द्वारा फंसाया गया था और जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वह केवल कुछ लोगों से नफरत करती थी। हालांकि आज उसने जो किया वह उसकी सीमा और सहनशीलता को पार कर गया था। इससे उसे क्रोध और असहायता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। वह जानती थी कि वह इस युवक का मन नहीं बदल सकती। वास्तव में यदि वह इसके बहुत सख्त खिलाफ होती तो किशोर द्वारा उसे छोड़ दिया जाता। हालांकि खुद को बचाने के लिए उसे इस बुरे दृश्य को देखना और अनदेखा करना पड़ा। क्या ये सही था? उसने अपने होंठ काटे और हाथ उठाकर भाड़े के सैनिक की ओर इशारा किया। भाड़े के सैनिक को आदेश दिया गया कि वह तुरंत अपनी तलवार घुमाए और 4 या 5 साल के बच्चों को खून से लथपथ कर दे। खून एक अभिशाप की तरह फैल गया और अंधेरी जमीन में समा गया। इस समय मेलिसा और लिसा धीरे धीरे जाग गईं। उन्होंने देखा कि सगे उन्हें ले जा रहा था और डुडियन भी, जो बहुत दूर नहीं था। मेलिसा गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसे खून की तेज तीखी गंध आई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने ऊपर देखा और हर जगह लाशें देखीं। वह स्तब्ध थी। थोड़ी देर बाद वह ठीक हो गई और डुडियन की ओर देखने लगी। तुम एक भयानक मौत मरोगे। तुम इंसान नहीं हो। तुम एक बदसूरत राक्षस हो। तुम मरने के योग्य हो। डुडियन ने इशारा करने के लिए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। सगे समझ गया और उसने सारा को फिर से अचेत करने के लिए तुरंत अपना हाथ काट दिया। डुडियन ने ग्लेन के वापस आने का इंतजार किया और उसे आदेश दिया, हम पहले वापस जाएंगे। तुम रुको और जगह साफ करो। याद रखो, अगर यहाँ कोई चूहा भी हो तो उसे मार डालो। ग्लेन ने सिर हिलाया, समझ गया। डुडियन ने मुंह फेर लिया। वह ग्लेन के काम से अधिक सहज थे। आखिरकार वह एक अनुभवी शिकारी थी। वह ग्वेनेथ जितनी नर्म दिल वाली नहीं होगी।